18 सालों से मैं अंधा था। फिर एक दिन मैंने आखिरकार अपनी आंखें खोली और पता चला कि जो औरत मेरे पास सो रही है वो खुद साम्राज्ञी है। वो सेविका जिसके गाल में रोज नोचता हूँ, दुनिया की सबसे महान अमर तलवारबाज। और इससे भी बुरी बात यह है, मेरे घर में पलने वाला वो बूढ़ा कुत्ता भी 4 लाख साल पुराना आदिम राक्षस है। साम्राज्ञी को डर था कि दुश्मन मुझे मोहरा न बना लें, इसलिए उन्होंने देश के सबसे ताकतवर योद्धाओं को साधारण ग्रामीण बनाकर मेरे आसपास तैनात कर दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मेरा अंधापन पूरी तरह से अपनी मर्जी का है। मैंने अपनी आंखें और अपनी आत्मचेतना खुद सील की है। देखो, मैं इस उपन्यास में आया हूं और मैंने ब्लाइंड स्वॉर्ड सेंट सिस्टम को सक्रिय किया है। जब तक मेरी आंखें बंद हैं, मैं और शक्तिशाली बनता जाऊंगा। मैं इनाम जीतने के लिए सिस्टम का रिवॉर्ड व्हील भी घुमा सकता हूं। लेकिन जब मैं पहली बार अंधा हुआ था तो वो दौर बहुत कठिन था। मुझे मार्शल आर्ट्स का कुछ नहीं पता था और मैं सड़क पर भूख से लगभग मर ही चुका था। तभी बिल्कुल सही समय पर मेरी मुलाकात एक अमीर युवती से हुई। उसने कहा कि उसे एक नकली पति चाहिए ताकि उसके घर वाले शादी के लिए उसका पीछा छोड़ दें। एक भूखे अंधे आदमी को मुफ्त खाना और छत मिले। उसने वाक्य खत्म करने से पहले ही मैंने हाँ कह दिया और बस ऐसे ही मैं एक आश्रित पति की सुखद जिंदगी में आ गया। आज मेरी आंखें सील किए हुए 10 साल हो चुके हैं। मेरी आत्मचेतना लंबे समय से शांत थी, तभी सिस्टम की घंटी बजी। बधाई हो खिलाड़ी, आपने एक टॉप टियर इनाम जीता है। लगता है मेरी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया है। मैंने एक दिव्य पुरस्कार जीता है, शैटरिंग इल्यूजन स्वॉर्ड हार्ट। एक पल में मेरे अंदर एक भयानक तलवार का इरादा पैदा हुआ। उसकी ऊर्जा की बस एक मामूली सी झलक ने आसमान को चीर दिया। मेरा दिल लगभग रुक ही गया था। असंभव, एक तलवार के वार ने वाकई आसमान के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने तुरंत अपनी ऑरा की हर एक लहर को काबू किया। मैंने खुद को मजबूती से याद दिलाया, मैं अभी अजय नहीं हूं। शांत रहो, नजर में मत आओ। मालिक, क्या आप ठीक हैं? मेरी सेविका यारा घबराते हुए कमरे में अंदर आई। उसकी साफ आंखों में हैरानी और उलझन भरी थी। अरे मैं कूल हूं, खतरनाक हूं और पूरी तरह से बेफिक्र हूं। क्या ही गलत हो सकता है, मैंने कहा और आदत के अनुसार उसके नरम गाल को हल्का सा नोच लिया। मेरी उंगलियों को वो जानी पहचानी मखमली कोमलता महसूस हुई। उसका झेंपा हुआ चेहरा देखकर मुझे एक अजीब सा ख्याल आया। यारा, क्या तुम तलवार चलाना सीखना चाहती हो? यारा ने अपने लाल होते गालों को दोनों हाथों से ढक लिया और हकलाते हुए बोली, जी, मैं अपनी मालकिन और अपने मालिक की रक्षा करना चाहती हूँ। मैंने दिखावटी समझदारी दिखाते हुए हाथ पीछे बांध लिए। मेरे चेहरे पर पुरानी यादों का भाव था, हालांकि मुझे यह सब काफी मजेदार लग रहा था। मैंने गला साफ किया और मनगढ़ंत बातें बनाना शुरू कर दिया। एक बार एक बूढ़े भिखारी ने मुझसे कहा था कि मेरी हड्डियां असाधारण हैं, मार्शल आर्ट्स के लिए एक अद्भुत प्रतिभा। उसने मुझे तलवारबाजी की एक किताब देने की जिद की। वह खुद को कोई महान तलवार गुरु कहता था और न जाने क्या क्या बोला कि मेरे बिना तलवार की दुनिया अंधेरे में खो जाएगी और न जाने क्या क्या। मुझे लगा वह पक्का कोई धोखेबाज था। मैंने बस पन्ने पलटे और किताब से एक डगमगाती हुई मेज का पावा ठीक कर दिया। फिर भी तलवारबाजी के कुछ नुस्खे वाकई दिलचस्प थे। आज मैं उनमें से कुछ तुम्हारे साथ बांटूंगा। पहले तो यारा बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए सुन रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने सिस्टम के आधे अधूरे ज्ञान को बोलना शुरू किया, उसकी सांसें तेज होने लगी। उसकी आंखों में अचानक आत्मज्ञान की एक दुर्लभ और स्पष्ट चमक दिखाई दी। फिर घनी तलवार की ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी और लाल लिली के फूलों के गुच्छों में बदल गई। एक पल बाद वह बुरी तरह कांपी और मौके पर ही अपनी सीमा पार कर गई। वह पहले दर्जे के स्पष्टता स्तर पर पहुंच गई। यारा का दिमाग जैसे तूफान की तरह हिल गया था। अब वह मुझे ऐसी श्रद्धा से देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसने सोचा, मालिक वाकई समझ से परे हैं। एक मामूली सबक और नतीजा ये है, मुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैंने अनजाने में एक बड़े विशेषज्ञ को तैयार कर दिया है। मैंने सुस्ती से अंगड़ाई ली और मेरा ध्यान अब किसी और चीज पर है, राशन। मैंने कुछ सब्जियों के बारे में बुदबुदाया और बिना किसी चिंता के दरवाजे से बाहर निकल गया। यह छोटा सा शांत गांव पूरी तरह से साधारण दिखता है। सच तो यह है कि यह स्काई पैलेस का एक विस्तार है जो पूरे साम्राज्य का दिल है। गांव के मुखिया के भेष में चांसलर जंग बाहर खड़े हैं। चेहरा चिंता से भरा है। वे आसमान में पड़ी उस दरार को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी लाठी के सहारे बेफिक्र चलते देखा। उन्होंने तुरंत अपने चिंतित चेहरे को एक बड़ी मुस्कान में बदल दिया और मेरा अभिवादन किया। तभी मुझे सिस्टम से मिली वो हड्डी पढ़ने की तकनीक याद आई। मुझे इसे आजमाने का मौका नहीं मिला था और यहाँ एक आदर्श नमूना मौजूद है। ख्याल आते ही मैंने बिना सोचे समझे अमल कर दिया। मैंने अपना हाथ उठाया और सीधे चांसलर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, फिर चेहरे को टटोलने लगा। चांसलर जंग का माथा गुस्से से फट रहा था। पूरे साम्राज्य में साम्राज्ञी के बाद उन्हीं का स्थान है। आज तक किसी ने सार्वजनिक रूप से उनके चेहरे को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की थी। बूढ़े आदमी, तुम्हारी किस्मत कमाल की है। दरबार में नाम कमाने के बजाय तुम यहाँ छोटे से गांव के मुखिया बनकर क्यों छिपे हो? मैंने और आगे बढ़कर उनकी नाक पकड़ ली। जरा सोचो, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम इन सालों में कड़ी मेहनत कर रहे थे?
क्या तुम्हें कभी प्रमोशन मिला? और मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी किस्मत के सितारे काले हैं। अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत खूनी होने वाले हैं। पड़ोस में रहने वाला जनरल, जो एक ठंडे तहखाने के मालिक के भेष में था, अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। जो इंसान अपनी एक बात से शाही दरबार चलाता है, एक अंधा आदमी उसकी नाक खींच रहा है। यह नजारा वाकई देखने लायक था। तभी साम्राज्ञी मेडुसा लाल रेशमी कपड़ों में वहां पहुंची। उन्होंने अभी अभी यारा की रिपोर्ट सुनी थी और उत्सुकता के कारण वह खुद देखने आ गई। तब तक मैं सब्जी वाली दुकान की तरफ बढ़ चुका था। दुकानदार जेन है, उत्तरी राजकुमार जो विद्रोह की योजना बना रहा है। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास प्याज है? वह अभी भी आसमान की दरार के कारण गुस्से में है। क्या तुम अंधे हो? खुद देख लो। उसने ऊपर देखा और मुझे देखते ही उसका चेहरा जलते बर्तन जैसा काला पड़ गया। उसने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा था जहां वह साम्राज्ञी को हराकर उन्हें अपना बना लेगा। उस कल्पना में मैं वो आदमी हूं जिसने सब कुछ छीन लिया, इसलिए उसने सब्जियां फेंकी और मुझे पीटने की कोशिश की। जब मैं शांत रहकर बोला, अरे लहजा तो उत्तरी है ना? सुनो, अपना भला चाहते हो तो परिवार को उत्तर से बाहर निकाल लो। वह जगह सुरक्षित नहीं है। उसने आंखें झपकाईं। क्यों? उत्तरी सरदार विद्रोह करने वाला है। उसका लाडला बेटा राजधानी में घुस चुका है ताकि अंदर से तबाही मचा सके। देर नहीं लगेगी कि पूरा परिवार जल्लाद के सामने खड़ा होगा। यह सुनते ही जेन को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके चेहरे के रंग पूरी तरह उड़ गए। वह सन्न रह गया। उसने तो अभी अपना कदम बढ़ाया भी नहीं है। इस अंधे को यह सब कैसे पता? वह मुझे कातिलाना नजरों से घूरने लगा। तुम्हें यह सब कैसे पता? मैंने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और उसके कंधे को हल्के से थपथ पाया। एक अंधा आदमी जो किस्मत पढ़ सकता है, क्या यह वाकई इतना अजीब है? जेन बहुत गुस्से में है। उसका खून खौल रहा है। वह फटने ही वाला था कि तभी साम्राज्ञी मेडुसा को आते देखकर शांत हो गया। यहां कैसे आना हुआ? मैं उस जानी पहचानी मौजूदगी की ओर मुस्कुराते हुए मुड़ा। मेरी दुनिया तो अंधेरी है, लेकिन मुझे हमेशा पता होता है कि वो पास हैं। मेडुसा की सुंदर आंखों में एक मजाकिया भाव था जो मुझ पर और पसीने से भीगे जेन पर टिक गया। उनकी आवाज सामान्य थी, बस टहल रही थी। और गलती से तुम्हें उत्तरी सरदार की विद्रोह की योजना के बारे में बात करते सुना। मैं और जानना चाहूंगी। एक पल में पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। भीड़ भयभीत थी। यह अंधा आदमी पागल हो गया है। राजद्रोह जैसी बातें खुलेआम कर रहा है। ऐसी बातों में तो गर्दन कट जाती है। लोगों की भीड़ में डर की एक लहर दौड़ गई। मैंने ऐसे सिर हिलाया जैसे ये कुछ भी नहीं, और ऐसे आत्मविश्वास से बोला जैसे मैं मौसम की बात कर रहा हूं। यह गपशप नहीं है। 3 साल पहले जब महारानी ने गद्दी संभाली, तभी उत्तरी सरदार गुप्त रूप से सैनिक जुटा रहे थे। वह अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं और हजारों भाड़े के हत्यारे भर्ती कर रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं कभी छिपी नहीं थी, और अब उनके बेटे ने खुद राजधानी में हत्यारों की एक टोली उतारी है। जिस पल शहर में अराजकता फैलेगी, लाखों उत्तरी सैनिक सीधे राजधानी की ओर बढ़ेंगे। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। डेन पूरी तरह सुन्न हो चुका है। शराब हर एहसास को दबा रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा। क्या इस अंधे के पास सच में सब कुछ देखने की शक्ति है? उसने सालों से यह योजना बनाई थी। उसे लगा था कि सब पक्का है, और इस आदमी ने सुबह की आम बातों की तरह सब खोलकर रख दिया। क्या तुम्हारे पास सबूत है? मेडुआ की आवाज गंभीर हो गई। उसके पीछे एक ठंडी धार है जिसे सब नहीं देख पाएंगे। मैंने तुरंत हीरो जैसा पोज बनाया और जोर से घोषणा की, गांव में शांति बनाए रखने के लिए मैं अभी इसी वक्त किस्मत का हाल बताऊंगा। मैंने भविष्य बताने के अंदाज में अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा और फिर पूरे यकीन के साथ ऐलान किया, जिनके हत्यारे इसी वक्त चांसलर की हवेली में छुपे हुए हैं और वे अभी उस जगह को खून से लाल करने वाले हैं। पास ही खड़ा चांसलर जेंग, जो गांव के मुखिया का ढोंग कर रहा था, डर के मारे राख जैसा पीला पड़ गया। क्या इस अंधे की जुबान पर कोई ईश्वरीय आशीर्वाद है? वह फिर से कैसे सही निकला? महारानी मेडुआ ने बस एक बार देखा। वाइन सेलर के भेष में मौजूद इंपीरियल गार्ड कमांडर तुरंत गायब हो गया। कुछ ही पलों में एक गोपनीय रिपोर्ट वापस आई। सब सच निकला। छुपे हुए हत्यारों को चांसलर की हवेली से बाहर खींच लिया गया। जेन का दिमागी संतुलन पूरी तरह टूट गया। उसकी सारी सुरक्षा ढह गई। इंपीरियल गार्ड्स ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति सील कर दी और उसे मरी हुई मछली की तरह घसीट ले गए। ले जाते वक्त उसने मुझे जो नजर दी उसमें जहर भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा खा जाएगा। मैं तो बस दिन भर का नेक काम करने की खुशी में डूबा था। मैंने उसके पीछे जाते हुए कहा, सुनो, अपने परिवार को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। आज मुझसे टकराना तुम्हारी किस्मत ही थी। इन शब्दों ने जेन को इतना गुस्सा दिलाया कि वह खून थूक कर बेहोश हो गया। अगले दिन मैं अपनी बांस की कुर्सी पर आराम कर रहा था कि तभी सिस्टम की आवाज आई, किस्मत का नायक जेन दबा दिया गया है। कुल 600 फेट पॉइंट्स कटे, पुरस्कार मिले, एक हेवन टीयर जड़ी बूटी, सोल डेवरिंग ब्लॉसम और 200 किलो दिव्य कुत्ता भोजन। एक विचार करते ही वह दुर्लभ हेवन टीयर जड़ी बूटी मेरे हाथ में आ गई। यह महारानी की सालों पुरानी सर्दी की बीमारी का इलाज कर सकती है। लेकिन मैंने सोचा और इसे उन्हें न देने का फैसला किया। अभी नहीं, वह अभी मेरे लिए अजनबी हैं।
मेरी पत्नी पहले है, वह एक आम महिला है, लेकिन यह जड़ी उनके जीवन में 100 साल जोड़ सकती है। मैंने पंखुड़ियां तोड़ी, उन्हें पीसा, सोल रिफाइनिंग कढ़ाई में डाला और दलिया बनाया, जो साधारण था पर आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज रहा था। पतिदेव, क्या कुछ ही पल की दूरी में आपको मेरी याद आ गई? आंगन का दरवाजा धीरे से खुला। मेडुआ एक सौम्य मुस्कान के साथ अंदर आई। आज उन्होंने सादे कपड़े पहने थे, पर उनकी शाही गरिमा कुछ भी नहीं छिपा सकती थी। मुझे उनके आने का एहसास पहले ही हो गया था। मेरे चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान आ गई। मैंने गर्म दलिया उठाया और उनकी ओर चला। यह लीजिए, थोड़ा दलिया खा लीजिए, आप थकी हुई लग रही हैं। सुबह की रोशनी हमारे छोटे से आंगन में धीरे से गिर रही थी। यह दृश्य इतना आम था, दो लोग किसी भी सामान्य जोड़े की तरह, फिर भी इसमें एक ऐसी गर्माहट थी जो दिल को छू गई। मेडुआ रुक गई। जीवन और मृत्यु की शक्ति रखने वाली महारानी के रूप में वह ठंडी गणनाओं वाली अदालतों की आदी हो चुकी थी, पर अब इस अंधे पति के चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान देखकर उनके दिल पर एक अजीब और अनपेक्षित चोट लगी। लहरें फैल गईं। वह कुछ नहीं बोली। उन्होंने चुपचाप कटोरा लिया, सिर झुकाया और एक घूंट पिया। फिर उनकी ठंडी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरे पर अविश्वास था उस स्वाद को लेकर। यह सोल डेवरिंग ब्लॉसम था। वह दिव्य जड़ी जिसे उन्होंने सालों तक खोजा, वह चुपचाप एक सादे दलिये में घुल गई और उन्हें बिना किसी औपचारिकता के दे दी गई। हर घूंट के साथ एक सौम्य गर्माहट उनके पूरे शरीर में फैल गई। वह ठंडी बीमारी जिसने उन्हें सालों तड़पाया और जिसने हर राजवैद्य को फेल कर दिया, बस कुछ पलों में मिट गई। मैंने जेब में हाथ डाला, बिना सोचे रुमाल निकाला और उनके मुंह के कोने से दलिये की एक बूंद धीरे से पहुंच दी। उस पल उनका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। अपने मंत्रियों को संभालने की हर रणनीति, हर शाही अधिकार और गरिमा जो वह ढोती थी, यह सब कुछ इतना सरल और कोमल होने के आगे टूट गया। वह मुझे देख रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बोलने के लिए मजबूर किया हो। काई परिवार ने सदियों से दरबार की सेवा की है। अगर मैं आपसे महारानी की सेवा करने के लिए कहूं तो क्या आप तैयार होंगे? नहीं। मेरा इनकार तुरंत और स्पष्ट था। मेडुआ की आंखें सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर चिड़चिड़ापन दिखा। क्या मैं कोई दानव हूं? वह मुझे इतनी आसानी से कैसे ठुकरा सकता है? उन्होंने कटोरा अपने पास रखे पत्थर की मेज पर एक धीमी आवाज के साथ रख दिया। वह जाने के लिए मुड़ी। मैं समझ नहीं पाया कि उनका मूड इतनी जल्दी कैसे बदला। तभी एक तीखी आवाज पूरे गांव में गूंजी। शाही फरमान द्वारा काई को महामहिम से मिलने के लिए बुलाया जाता है। मैं अपनी बांस की कुर्सी से उछल पड़ा। रुको सम्राट! क्या बाजार में मेरी किस्मत बताने की बात सम्राट तक इतनी जल्दी पहुंच गई? क्या वह मुझे भर्ती करने खुद आई हैं? तुम आंगन में दौड़े, चेहरा लाल था और सांसें फूल रही थी। तुमने नाटकीय रूप से अभिनय शुरू किया। प्रभु महामहिम यहाँ है, कृपया बाहर आइए। वह मुझे दरवाजे तक खींच ले गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक स्थिर हाथ ने मुझे थाम लिया। वहां जेड की पालकी पर मोतियों के पर्दे और शाही ताज हवा में धीरे से हिल रहे थे। मेडुआ जेड के सिंहासन पर आराम से लेटी थी। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह अपनी शांत आंखों से मुझे देख रही थी और मजाकिया लहजे में बोली, औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं आपको दरबार में सेवा के लिए बुलाने आई हूँ। मैं आपकी दयालुता का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तुच्छ नागरिक में कोई प्रतिभा नहीं है। मुझे डर है कि मैं किसी भी सरकारी पद के लायक नहीं हूँ। मेडुआ बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखी। उन्होंने बस अपने पास खड़ी यारा की ओर देखा। यारा तुरंत समझ गई। वह आगे बढ़ी, पास झुकी और फुसफुसाई, प्रभु कृपया जिद करना छोड़िए। जब महारानी खुद आपके दरवाजे पर आए तो वह आपको लिए बिना नहीं जाएंगी, और आपकी महिला पहले ही राजधानी जा चुकी हैं। वह कुछ समय के लिए वापस नहीं आएंगी। क्या आप उनसे जल्दी नहीं मिलना चाहते? यह सुनकर कि मेरी पत्नी राजधानी चली गई हैं, मैंने देर तक सोचा, फिर एक लंबी आह भरी। बहुत अच्छा, यह तुच्छ नागरिक आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। मेडुआ ने मन ही मन सोचा, मुझे पता था कि मैं आपको सिर्फ कोमलता से नहीं संभाल सकती। आप जितना विरोध करेंगे यह उतना ही दिलचस्प होता जाएगा। अगले दिन सुनहरे सिंहासन हॉल में महारानी ऊंचे ड्रैगन सिंहासन पर बैठी थी। उनकी आवाज शांत और निर्णायक थी जब उन्होंने घोषणा की, मेरे प्रिय मंत्री काई असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। मैं इन्हें वाइस मिनिस्टर ऑफ राइट्स नियुक्त करती हूँ। क्या किसी को कोई आपत्ति है? पूरा दरबार इधर उधर देखने लगा। एक पल के लिए कोई नहीं बोला। फिर वेस्टर्न लियांग के ड्यूक हेक्टर ने तिरस्कार से कहा, महामहिम, जंगल के एक अंधे व्यक्ति को शक्ति के पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उनका घमंडी चेहरा नहीं देख सकता, पर मैं महसूस कर सकता हूं कि उनका अपमान लहर की तरह मुझ पर आ रहा है। मेरा मजाक उड़ाओगे? तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। मैंने मन ही मन ठंडी मुस्कान दी और साम्राज्य के भावी खलनायकों की अपनी मानसिक सूची को तेजी से स्कैन किया। मुझे एक उदाहरण पेश करना है और तुम सबसे पहले हो। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। ड्यूक हेक्टर, मैंने शांति से शुरू किया, अपनी साधना की रुकावट को दूर करने के लिए आपने एक वर्जित काली कला का सहारा लिया। 1 लाख मासूमों को बलि चढ़ाकर। यह पूरी तरह शैतानी कृत्य है। मैं एक दानव को प्रकट करने वाला श्राप जानता हूं, जो इस आदमी को उसका असली चेहरा दिखाने पर मजबूर कर देगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मैंने मन ही मन गुप्त मंत्रों का जाप किया। ड्यूक, जो अभी तक सजे धजे और शांत खड़े थे, अचानक उनका चेहरा भयानक रूप से मरोड़ने लगा।
उनकी त्वचा के नीचे से धीमी और दर्दनाक चीखें आने लगी, अनगिनत आत्माओं की आवाजें जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। महारानी ने सिंहासन पर हाथ मारा और उठी। पूरे हॉल में उनका मारक इरादा छा गया। हर मंत्री डर के मारे पीला पड़ गया। क्या यह अंधा आदमी वास्तव में सर्वज्ञ भविष्यवक्ता है? तभी एक युवा सिविल अधिकारी धीमी आवाज में बुदबुदाया, उसे लगता है कि मैंने पहले ही रिसर्च की थी और भविष्य देखने जैसा कुछ नहीं होता। तो मैंने शांत भाव से उसकी ओर मुड़कर कहा, ओ तो चलो तुम्हारी भी जांच कर लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 साल पहले का तीसरा स्थान पाने वाला विद्वान जिसने चीटिंग करके वह पद पाया था, तुम्हारे पिता ने मुख्य परीक्षक को घूस देने की कोशिश की थी ताकि उनका यह एहसान हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने घूस के रूप में दी गई चाबुक पर तुम्हारा बचपन का नाम लिटिल मडबॉल भी खुदवाया था। क्या मैं गलत हूं? नौजवान अधिकारी का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया और उसके घुटने कांपने लगे। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और शाही रक्षक उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। सन्नाटे के बीच मैंने एक हल्की खांसी की और बड़े आत्मविश्वास के साथ चांसलर झांग के पास जाकर उनके चेहरे को थपथ पाने लगा। चांसलर को वो जानी पहचानी असहजता फिर महसूस हुई और वे शर्म के मारे वहीं मर जाना चाहते थे। फिर मैं पूरी तरह गंभीर हो गया। चांसलर, मेरे गांव में झांग जुजू नाम का एक मुखिया है। उसकी जन्मतिथि और किस्मत की लकीरें बिल्कुल आपकी तरह हैं। मुझे पक्का शक है कि वो आपका कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार है। चांसलर झांग का चेहरा फड़कने लगा। वे अपनी बनाई पहचान और भेष बदलने के बारे में सोचने लगे। जब हर सहकर्मी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगा तो उन्होंने शर्मिंदगी पीकर माना कि हाँ, उनका एक बड़ा भाई है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। गुप्त संतानों की अफवाहें आग की तरह फैल गई। चांसलर रोना चाहते थे पर उनकी आंखों में आंसू ही नहीं थे। जीवन भर की बेदाग इज्जत बस कुछ ही मिनटों में राख हो गई। उन्होंने साम्राज्ञी की ओर दुख और धोखे भरी नजरों से देखा। मेडुआ ने थोड़ी दोषी मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। सभा बर्खास्त, आज की बैठक खत्म। मैं घर लौटने की योजना बना ही रहा था कि साम्राज्ञी ने मुझे आवाज दी, मेरे प्यारे मंत्री, राजधानी में अभी आपका कोई पक्का घर नहीं है, क्यों ना आप महल में ही रुकें, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। यह देखकर मुझे थोड़ा अचरज हुआ। कहानी के प्लॉट के मुताबिक ये साम्राज्ञी हमेशा से बेहद ठंडी और अलग थलग रहने वाली रही हैं। वो मेरे प्रति इतनी गर्मजोशी क्यों दिखा रही हैं? फिर भी मैंने विनम्रता से झुककर मना किया। आपकी उदार पेशकश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। देर हुई तो उसे फिक्र होगी। साम्राज्ञी ने पत्नी शब्द पर गौर किया और उनके सीने में अचानक कुछ हलचल हुई। तुम वाकई अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। मैंने गहरी सांस ली और अपनी पिछली जिंदगी का सबसे फिल्मी पिकअप लाइन झाड़ दिया। इस विशाल और नश्वर दुनिया में मैं सिर्फ 3 चीजों से प्यार करता हूँ, सूरज, चांद और तुम। सुबह के लिए सूरज, रात के लिए चांद और बाकी हर पल के लिए तुम। मेडुआ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सीधी और सच्ची बात नहीं सुनी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने झटके में कहा, मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छी बात कही। मुंह से शब्द निकलते ही उसने घबराकर अपने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। उसके दिमाग ने चिल्लाकर कहा कि सब बर्बाद हो गया। वो झट से मुड़ी और वहां से भाग गई। मैं वहां बिल्कुल हैरान खड़ा रहा और जैसे तैसे राजधानी वाले अपने नए घर पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक जानी पहचानी खुशबू ने मुझे घेर लिया। बेब, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मेडुआ का खूबसूरत चेहरा हल्का सा लाल था। वो कुछ बुदबुदाई जो सुनाई भी नहीं दे रहा था। मैं बहुत अच्छे मूड में था। मैं अपने हाथ पीछे बांधे बड़े से नए आंगन में टहल रहा था और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। आह, बुरा नहीं है, काफी अच्छा है। आखिरकार हमारे पास राजधानी में अपना एक घर तो है। तभी अचानक एक मैला कुचैला कुत्ता मेरी तरफ लपका और पागलों की तरह भौंकने लगा। दफा हो यहां से, चल निकल। क्या तुझे पता नहीं कि घर का मालिक घर लौटा है? मैंने उसे लात मारने का नाटक किया और बड़बड़ाया। स्वर्ग जलाने वाला कीलिन, जो वे साम्राज्य का पवित्र रक्षक है, जमीन पर 2-2.5 बार लुढ़का और जड़ हो गया। इस दिव्य प्राणी के साथ एक अंधे इंसान ने आम पालतू कुत्ते जैसा बर्ताव किया। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्से और खतरे की चमक आ गई। वह हमला करने के लिए दुबक गया। मुझे हमले की हल्की आहट मिली और बिना सोचे समझे मैंने अपनी मायावी तलवार की ताकत का एक हिस्सा छोड़ दिया। उस पुराने गंदे कुत्ते के रोंगटे खड़े हो गए। उस जानलेवा इरादे ने उसकी रूह कंपा दी। उसने इतिहास की सबसे बड़ी पलटी मारी और एक सेकंड में सीधा हो गया। उसकी दुम पागलों की तरह हिलने लगी। वह रेंगते हुए पास आया और पूरी वफादारी से मुझे चाटने लगा। मैं अंततः संतुष्टि से मुस्कुराया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया। क्यों भाई, क्या यह बहुत मुश्किल था? खुद के लिए मुश्किल क्यों पैदा करते हो? यारा पास में ही खड़ी थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक पवित्र दिव्य जानवर आम कुत्ते से भी ज्यादा पालतू कैसे हो सकता है? अगली सुबह ही मैंने सिस्टम से मिली हर चीज पूरे आंगन में लगा दी। फिर मैंने दिव्य स्तर का डॉग फूड निकाला और कटोरे में डाल दिया। वाकई डिनर का समय हो गया। स्वर्ग जलाने वाला कीलिन तुरंत अपमानित महसूस करने लगा। पुराने जमाने में यह सम्राट के साथ जंग लड़ता था और दुनिया भर में घूमता था। आज भी अपनी शक्ति खोने के बाद कुत्ते के रूप में यह आम डॉग फूड खाने से साफ इनकार कर रहा था। वाकई भूखा मरना पसंद करेगा।
लेकिन अगले ही पल मैंने उसका सिर कटोरे में धकेल दिया। उसकी लाजवाब खुशबू ने उसके अंदर कुछ तो जगा दिया। यह कोई साधारण डॉग फूड नहीं था। यह पौराणिक आदिम अराजकता मज्जा थी जो किसी भी दिव्य जानवर के मूल को पोषित कर सकती थी और किसी भी खजाने से कीमती थी। वह एक पल के लिए जम गया, फिर उसका मुंह सीधे कटोरे में था। उसकी दुम पंखे की तरह घूमने लगी। अरे वाह, यह तो वाकई में कमाल है। तभी दोनों महिलाएं अंदर से बाहर आईं और अपने ही आंगन में उग रहे सोल डिवोरिंग फूल, हेवन हार्मनी जड़ी बूटी और टॉर्टोइस बेल को देखकर स्तब्ध रह गई। यारा ने अपनी आंखें मली, उसे लगा कि वो सपना देख रही है। मेडुआ की टांगें कांपने लगी, वो मुश्किल से खड़ी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जिस रक्षक को वो पूजती थी वो पट्टे से बंधा था और कुत्ते के कटोरे पर ऐसे टूट पड़ा था जैसे बरसों से भूखा हो। स्वर्ग जलाने वाला कीलिन जमीन पर फैला था, जुबान बाहर निकली हुई थी। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो। असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। उसका जो चेहरा कभी वीर था, आज वो दया की भीख मांग रहा था। यारा ने यह नजारा देखा और कटोरा छीनकर दूर फेंक दिया। उसने अपने स्टोरेज रिंग से दिव्य मांस का एक टुकड़ा निकाला जिसमें से ऊर्जा चमक रही थी। हुजूर, आप इस साम्राज्य के पवित्र रक्षक हैं। आप ऐसा साधारण खाना नहीं खा सकते। यह खास आपके लिए तैयार किया हुआ दिव्य मांस है। उसने पट्टा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस कुत्ते ने उस मांस पर तिरछी नजर डाली जिसके लिए बड़े बड़े योद्धा लड़ते हैं, और सोचा कि यह तो बस दांत के नीचे भी नहीं आएगा। उस कटोरे में जो था उसके सामने तो कुछ भी नहीं। स्तब्ध यारा के सामने वांकाई ने खुद ही पट्टा गले में डाल लिया और मेरी तरफ रेंग कर आया, दुम हिलाते हुए और दबी दबी आवाजें निकालता हुआ। काओ, तुमने आखिर वांकाई के कटोरे में डाला क्या था? मेडुआ सीढ़ियों से नीचे आई, पूरी तरह भ्रमित थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कीलिन और ड्रैगन के खून वाला जानवर कुत्ते के रूप में भी ये इतना मामूली कैसे हो सकता है? इसने एक ही दिन में अपनी सारी गरिमा कैसे खो दी? अरे कुछ खास नहीं। गांव में मुझे कुत्तों को पालने का काफी अनुभव है। वहां के हर कुत्ते को मैं पसंद था। शायद इसे भी मैं पसंद आ गया हूं। मैंने कुत्ते के सिर को प्यार से सहलाया और मुस्कुरा दिया। मेडुआ का चेहरा फड़क उठा। वो उस जानवर की असलियत तो बता नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी उलझन छिपाई और आंगन में चमकती जड़ी बूटियों को देखने लगी। उसने चेहरा बिल्कुल शांत रखा। मुझे लगता है कि ये जड़ी बूटियां भी तुम्हें पसंद करती हैं। मेरी कहानी पहले से तैयार थी। मैंने बिल्कुल मासूमियत का नाटक किया। जड़ी बूटियां? कौन सी जड़ी बूटियां? आज सुबह गेट पर एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग सब्जियां बेच रहा था। वो इतना लाचार दिख रहा था कि मैंने उसका सारा सामान खरीद कर जमीन में गाड़ दिया। बेब, तुम मुझे पैसे खर्च करने के लिए डांटोगी तो नहीं? मेडुआ ने उन पौधों को देखा जो आधी राजधानी खरीद सकते थे, और उसे सर में दर्द महसूस होने लगा। वो कोई सब्जी वाला नहीं था। वो तो वेश बदल कर आए धन के देवता थे, लेकिन उसके अपने भी राज थे, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की। नाश्ते के बाद मेडुआ ने कहा कि उसे जरूरी सरकारी काम निपटाने हैं और वो चली गई। यारा मेरे साथ रुक गई और बोली कि वो मेरे साथ असाइनमेंट लेने चलेगी। हुजूर, राजदरबार से जो पोशाक कल आई थी, क्या आप उसे पहनकर देखना चाहेंगे? यारा ने दरवाजे के पीछे से अपना सिर निकाला। हाथ पूरे भरे हुए थे। उसने तीसरे दर्जे के ड्रैगन पैटर्न वाली सरकारी पोशाक पकड़ रखी थी। किसी बड़े अधिकारी से मिलना हो तो शिष्टाचार जरूरी है। भले ही मैं सादगी पसंद हूं, पर दिखावा भी जरूरी है। मैं सिर हिलाता हूं। यारा पूरी तरह से दासी की भूमिका में ढल चुकी है। वह बड़ी सावधानी से मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद करती है। जो हाथ अक्सर तलवार थामे रहते थे, वे अब हैरानी भरा कोमल और नरम हैं। उसकी उंगलियां अनजाने में मेरी छाती को छू जाती हैं। सर्दियों की बर्फ सी ठंडी और शांत रहने वाली यह महिला तुरंत लाल हो जाती है और अपना हाथ ऐसे झटके से पीछे खींचती है जैसे किसी बिजली के तार को छू लिया हो। मैं खुद देख लूंगा। मुझे किसी के सहारे की आदत नहीं है, यारा दृढ़ता से मना कर देती है। पता नहीं क्यों वह आज कुछ ज्यादा ही जिद पर अड़ी है। चेहरा उबलते पानी की तरह लाल होने के बावजूद वह मेरे कॉलर को ठीक करने में उलझी रहती है। पूरा 1 घंटा लग गया, तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मैं अपनी छड़ी उठाता हूँ, रोब के साफ और मखमली कपड़े को महसूस करता हूँ और मुस्कुराता हूँ। चलो चलते हैं, चांसलर के आवास की ओर। सड़क पर चलते हुए हर तरफ गपशप का शोर है। सुना तुमने? साम्राज्ञी का एक नया पसंदीदा है और वह अंधा है। वो भी राइट्स मंत्रालय का एक तीसरे दर्जे का उपमंत्री। अगर असली शाही जीवन साथी को पता चल गया तो वह कोहराम मचा देगा। यारा अपनी टोपी को चेहरे पर झुका लेती है। इस बकवास को सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लगभग फटी जा रही हैं। इन आम लोगों को अंदाजा तक नहीं कि नया पसंदीदा और शाही जीवन साथी एक ही इंसान है। लेकिन कौन जानता था कि इस चमकती राजधानी की सतह के नीचे मौत का साया धीरे धीरे गहरा रहा है। शहर के बाहर एक अंधेरी गुफा में जेन मुंह भर खून थूकता है। उसकी आंखों में जहर भरा है। वह फैंटम अवतार जिस पर उसने अनगिनत संसाधन लुटाए थे, उस अंधे आदमी ने बस एक नजर में ही उसे ध्वस्त कर दिया।
यह एक ऐसी चुनौती है जिसका उसने कभी सामना नहीं किया। कई तुम मौत को दावत दे रहे हो। वह दांत पीसता है और एक संचार चैनल खोलता है। रोशनी की एक लहर सी उठती है और धीरे धीरे गहरे बैंगनी कपड़े पहने एक आकृति सामने आती है, खतरनाक रूप से आकर्षक, होश उड़ा देने वाली। उसकी नागिन जैसी कमर और दूधिया त्वचा मोमबत्ती की रोशनी में चमकती है, पूरी तरह सम्मोहक। वह अपनी भारी पलकें उसकी तरफ घुमाती है, जो नशीली अदाओं से भरी हैं। वी, मुझे एक काम चाहिए। वे साम्राज्य के शाही जीवन साथी को खत्म कर दो। काई, यह काम कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई से मिला दूंगी। वी नाम की वह महिला भावुक हो उठती है। उसकी आवाज कांपती है जैसे वह मान गई हो और संपर्क टूट जाता है। जेन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल जाती है। कितने दुख की बात है, वह तथाकथित भाई तो बहुत पहले ही एक प्रयोग में मर चुका है। मुझे तो बेशक इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं चांसलर झांग के दफ्तर में कदम रखता हूँ। यह अधिकारी चांसलर का अभिवादन करता है। इससे पहले कि मैं झुक पाऊं, चांसलर झांग ऐसे उछल पड़े जैसे किसी भूत को देख लिया हो और मुझे संभालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनके चेहरे पर जमी मुस्कान आंसुओं से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही है। उपमंत्री जी, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं, कृपया बैठिए। अंदर ही अंदर वह बुरी तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि यह चलता फिरता संकट जितनी जल्दी हो सके यहां से चला जाए। हालांकि मैं बहुत आराम से बैठ जाता हूँ। मैं एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ बैठता हूँ। मैं यहाँ नया हूँ। अगर कोई काम हो चांसलर तो बेझिझक मुझे सौंप दे। मैं बोर होकर मरा जा रहा हूँ, करने को कुछ भी नहीं है। चांसलर अपना सिर ऐसे हिलाते हैं जैसे कोई झुंझुना हो, मन ही मन बड़बड़ाते हुए। भला कौन पागल तुम्हें आदेश देने की हिम्मत करेगा। ठीक जैसे ही मैं निकलने वाला होता हूँ, हवा में एक भींगी सी खुशबू तैर जाती है। रुकिए, कृपया अभी मत जाइए, मुझे भी एक बात कहनी है। एक बेहद हसीन महिला धीरे से बाहर आती है। उसके पतले हाथ मेरे कंधे पर टिक जाते हैं। उसकी उंगलियां मेरी छाती पर बड़ी मुश्किल से महसूस होने वाली कोमलता से सरक रही हैं। उसकी आवाज इतनी नरम और मीठी है कि हड्डी भी पिघल जाए। यह महिला भी है, वह हत्यारी जो गलत पहचान के साये में काम करती है। उसे यकीन है कि उसके आकर्षण का जाल किसी भी ऐसे आदमी को फांस सकता है जिसे शक्ति का ज्ञान न हो, और वो भी एक अंधा इंसान आसान है। मैं भुएं सिकोड़ता हूं और चुपचाप पीछे हट जाता हूं। हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता हूं, पर मैं चाहे जितनी बार हिलूं, वह नरम हाथ पीछा नहीं छोड़ता। माफ कीजिएगा, आप कौन हैं। मैं भी हूं, राइट्स मंत्रालय की 6ठे दर्जे की ब्यूरो डायरेक्टर। वह एक छोटी सी मुस्कान देती है। आंखें किसी को रिझाने की तैयारी में चमक रही हैं। उनके बगल में चांसलर जंग की भौं जोर से फड़कती है। उनके कलेजे में जैसे कुछ बैठ गया हो। क्या यह महिला वाकई दिन दहाड़े महारानी के आदमी को लुभा रही है? यह तो सीधे मौत को बुलावा देना है। यारा का चेहरा पहले ही जमी हुई बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है। उसकी तलवार पकड़ने वाली उंगलियां हल्की कांप रही हैं। उसकी आंखों के पीछे बिजली सी कौंध रही है। ठीक जब मैं भड़कने ही वाला था, वे अचानक पीछे हट जाती है और सहजता से दूर चली जाती है। यह लुका छिपी का खेल किसी नौजवान को अपने बस में करने का सबसे पुराना हथकंडा है। बुरी बात यह है कि उसका हिसाब गलत निकला। मेरी आंखें भले ही अंधी हैं, लेकिन दिमाग नहीं। मैं बिना एक शब्द कहे आधा कदम पीछे हट जाता हूं। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही हैं। पहले उसने मेरी सीमा लांघी, फिर नकली विनम्रता के साथ पीछे हट गई। बिल्कुल वही दोमुहा खेल। बिल्कुल जैसा सोचा था। वी तुरंत एक पेशेवर चेहरे पर स्विच करती है और चांसलर जंग की तरफ मुड़ती है। चांसलर, यह अच्छा नहीं लगेगा कि उपमंत्री पहले ही दिन खाली बैठे रहें। आपने अभी महारानी के जन्मदिन की दावत का जिक्र किया था। क्यों ना आप मुझे उपमंत्री की मदद करने की अनुमति दें। बाहर से तो यह सुझाव पूरी तरह वाजिब लगता है, लेकिन हर शब्द के पीछे मुझे करीब आने की एक सोची समझी चाल छिपी है। मैं मन ही मना भरता हूं। सबसे खतरनाक साजिशें हमेशा दयालुता के लबादे में आती हैं। चांसलर जंग महारानी के असली जीवन साथी की तरफ से हाँ नहीं कह सकते, लेकिन मेरे शांत चेहरे को देखकर वे एक बेबस मुस्कान देते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही सही। और बस ऐसे ही जन्मदिन की दावत की योजना बनाने का यह बेकार का काम मेरे सिर आ गया। मेरा मन करता है कि अपनी छड़ी से इस महिला को बेहोश कर दूं, लेकिन मैं अपना आधिकारिक संयम बनाए रखता हूं और हामी भर देता हूं। चांसलर के आवाज से निकलते हुए हम तीनों साथ चल रहे हैं और माहौल बेहद अजीब है। वी की मुस्कान चमकदार है। उसकी आवाज चांदी की घंटी की तरह गूंज रही है। उपमंत्री जी, महारानी का जन्मदिन केवल 7 दिन दूर है। क्यों ना हम कोई शांत जगह ढूंढें और आज रात मोमबत्ती की रोशनी में योजना पर चर्चा करें। हमें सब कुछ सावधानी से प्लान करना चाहिए। जैसे ही वह बोलती है, उसकी तेज निगाहें बगल में खड़ी बर्फीली यारा पर पड़ती हैं। यारा हल्की सी भुएं सिकुड़ती है। वह सोचती है, इस दासी की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे इसे रास्ते से हटाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यारा मुड़ती है। उसकी निगाहें प्राचीन बर्फ की तरह ठंडी हैं। वे प्यारी मुस्कान देती है और पलके झपकाए बिना घूरने लगती है। दोनों महिलाओं की नजरें टकराती हैं और उनके बीच की हवा में चिंगारियां निकलने लगती हैं। मैं बीच में चल रहा हूं, यह नाटक करते हुए कि मुझे कुछ पता नहीं है। अपनी छड़ी थपथपाता हूं और आह भरता हूं। अच्छा भोजन मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या है। जो भी हो वह सब खाने के बाद देखा जाएगा। सही समय है वाकई।
मैं राजधानी में नया आया हूं और रहने की अभी कोई जगह नहीं है। मैं सोच रहा था कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हूं कि आपके हाथ का खाना चख सकूं। वी ने तय कर लिया है कि मेरे साथ चिपक कर रहना है और वह अपनी सबसे बेबस और मीठी अदा दिखाती है। यारा बिना चेतावनी के बीच में बोल पड़ती है। नहीं उपमंत्री जी शादीशुदा हैं, थोड़ी शर्म हया रखें। मैं तो बस खाने की बात कर रही हूं और कुछ नहीं। तुम तो एक दासी हो, अपनी हद से बाहर नहीं जा रही क्या? कोई तुम्हें गलती से उपमंत्री की पत्नी ही न समझ ले। वी मासूमियत का दिखावा करते हुए आंखें झपकाती है। बातचीत तेजी से बिगड़ रही है। इससे पहले कि ये दोनों खूबसूरत महिलाएं सड़क पर ही भिड़ जाएं, मैं उनके बीच में आ जाता हूं। देखो, मैं तो बस एक घर जमाई हूं, घर तो मेरी पत्नी ही चलाती है। अगर तुम आना चाहती हो तो आओ, लेकिन रहना है या नहीं यह तो वही तय करेगी। घर जमाई भी पूरी तरह जमसी जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शक्तिशाली शाही पसंदीदा तीसरे दर्जे का अधिकारी असल में अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पल रहा है। यारा पूरी तरह नाराज लग रही है। वह कुछ बोलने जाती है, फिर रुक जाती है। सब ठीक है यारा, चलो चलते हैं। मैं बेफिक्री से हाथ लहरा देता हूं, लेकिन चालाक भी नाम सुनते ही जम जाती है। उसकी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वह उस मामूली सी दिखने वाली थोड़ी अटपटी दासी को घूरने लगती है। यही तो है वो दुनिया भर में मशहूर आइस स्वॉर्ड इमोर्टल, एक अंधे इंसान की दासी बनकर सेवा कर रही है। हम जल्दी ही घर वापस पहुंचते हैं। आंगन में एक महिला रसोई के एप्रन में भाप निकलते बर्तन बाहर ला रही है। तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए हो। हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। मेडुसा मुझे गर्मजोशी भरी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी नजर जल्दी ही वी की तरफ मुड़ती है। एक भौं हल्की सी उठती है, जैसे वह उसे तौल रही हो। ये एक सहकर्मी है, बस रात के खाने पर आई हैं। मैं इसे बहुत सामान्य अंदाज में कहता हूँ। मेडुसा की आंखों में नापसंदगी की एक झलक आती है। मुश्किल से दिखती है पर मौजूद है। फिर भी घर की मालकिन के नाते वह उदारता से मुस्कुराती है। बेशक, लेकिन वी ऐसे खड़ी है जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका है। वह औरा जो हड्डियों तक को कंपा दे, शाही और पूर्ण है, जो वी के घुटने टिका दे, साम्राज्ञी स्वयं वहां है। यह हत्यारी जो बिना झिझके कत्ल करती है, अब खुद को बमुश्किल संभाल पा रही है। वी ने अपना मुंह खोला और बस कुछ बोलने ही वाली थी। मेडुसा ने फुर्ती से अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, वी को चेतावनी भरी तीखी नजरों से देखा और मेरी ओर इशारा किया। वी तुरंत समझ गई। उसने तेजी से सिर हिलाया और अपना मुंह बंद कर लिया। वह मेज को देखती है। साम्राज्ञी के हाथ का बना खाना खाने को मिल रहा है। कल अगर गर्दन भी कट जाए तो यह सौदा घाटे का नहीं। उसने खुशी खुशी मछली का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा। तीखा, कड़वा, नमकीन और कच्चा स्वाद एक साथ उसकी जबान पर फूट पड़ा। वी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे उबकाई आने ही वाली थी। ये क्या है? क्या ये जहर है? उसने इधर उधर देखा तो पाया कि मैं और यारा दोनों सामने देख रहे हैं और दर्द भरे चेहरों के साथ खाना जबरदस्ती निगल रहे हैं। क्या यह स्वादिष्ट नहीं है? मेडुसा ने माहौल भांपा और आशा भरी आंखों से पूछा। बहुत ही भयानक, मैंने ईमानदारी से कहा। बहुत ही स्वादिष्ट, वी ने तुरंत अंगूठा दिखाया, जीने की पूरी इच्छा शक्ति के साथ। यह ठीक है, यारा ने सपाट अंदाज में कहा और चुपचाप चाय से कुल्ला किया। मेडुसा ने सिर हिलाया। उनकी नजरें थोड़ी देर के लिए वी पर टिकी। उनकी आंखें एक पल वहीं रुकी रहीं। फिर उन्होंने मछली की पूरी थाली मेज के उस पार खिसका दी। अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ। वी की मुस्कान पत्थर जैसी जम गई। उसने अपनी आंखें जोर से मींच ली, आंसू बहने लगे और पूरी थाली ऐसे निगली जैसे वह दहकते कोयले खा रही हो। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसकी मरहूम दादी दूसरी तरफ से हाथ हिला रही हैं। देखो तो कितनी जल्दी जल्दी खा रही हो, जल्दी क्या है, और भी बहुत सारा है। मेडुसा ने गहरी मंशा के साथ मुस्कुराते हुए कुछ और थालियां खिसका दी। वी ने अपना मुंह ढका। उसे उबकाई आने लगी, मुंह में लार भर गई। मैं अब और नहीं देख सकता। मैं खड़ा हुआ और थालियां उठा ली। लाओ, मैं इन्हें थोड़ा ठीक कर दूं। यह तुम्हारा पहली बार खाना बनाना था, इसलिए कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेडुसा की आवाज में शाही आदेश की एक हल्की अनजानी गूंज थी। मैंने प्यार से मुस्कुराया। मालकिन, यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। मैं तो बस आपके बनाए खाने में कुछ छोटी मोटी चीजें जोड़ रहा हूं। यह बर्बादी नहीं, टीम वर्क है। जैसे एक सम्राट जो साम्राज्य का बड़ा नक्शा बनाता है और मंत्री जो उसमें बारीकियों को भरता है। आपकी नींव के बिना मेरे लिए बनाने को कुछ नहीं बचेगा। आंगन में इतनी गहरी चुप्पी छा गई कि डर लगने लगा। साम्राज्ञी ने कुछ नहीं कहा। बर्फ की तलवार चलाने वाले अमर योद्धा की चॉपस्टिक्स जमीन पर गिर गईं। यहां तक कि वो हत्यारी भी दंग थी। क्या ये इकरार था? ये शब्द शहद से भी ज्यादा मीठे थे। वी ने चोरी छिपे देखा और उसे हैरानी हुई कि वो औरत जो बिना पलक झपकाए हत्या करती है, अब उसके कान शर्म से लाल हो गए थे। बहुत ही शानदार, हद से ज्यादा शानदार। यारा ने जल्दी से एक छोटी डायरी निकाली और उन शब्दों को लिखते हुए बुदबुदाने लगी। एक ऐसी साम्राज्ञी के लिए जो शासन और युद्ध में बेजोड़ है, प्यार के मामलों में वह अब भी एक ऐसी लड़की है जिसे इसका कोई तजुर्बा नहीं। कुछ देर बाद मैं सुधार किए हुए खाने के साथ वापस आया। मेडुसा ने फुर्ती से मांस का एक टुकड़ा उठाया और नजाकत से अपने होठों तक ले गईं। एक ऐसा स्वाद जो उन्होंने कभी नहीं चखा था उनकी जबान पर फैल गया। उनके शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जो पहले कभी नहीं थी। तुम सही थे, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। वह खिलखिलाकर मुस्कुरा उठी।
साम्राज्ञी बनने के बाद यह उनकी पहली सच्ची, मासूम और बेफिक्र मुस्कान थी। तो और खाओ। मैंने मुस्कुराकर उनके कटोरे में एक और टुकड़ा डाल दिया। साम्राज्ञी ने शाही गरिमा का पूरा दिखावा छोड़ दिया था। दो छोटे प्यारे दांत धूप में चमक रहे थे। उनकी चमकती आंखों में एक ऐसी गर्माहट थी जो लगभग बचकानी थी। बेशक अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। उनके पास बैठी यारा ने चुपचाप अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी चॉपस्टिक्स काफी देर से नहीं हिली थी। उसने बमुश्किल कुछ खाया, लेकिन इस जोड़े को इतने प्यार से देखकर ही उसका पेट भर गया था। लगता है साम्राज्ञी वाकई पूरी तरह से फिदा हो गई हैं। करीब आधे घंटे बाद मेडूसा अनिच्छा से वहां से उठी और महल में जमा हो रहे सरकारी कामों के पहाड़ को संभालने के लिए तेजी से निकल गई। उपमंत्री, हमें अब जन्मदिन की दावत के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मेडूसा के जाते ही वी मेरे पास आई और आंखों में अजीब सी चमक के साथ दबाव बनाने लगी। अभी नहीं, मैंने कहा, अपना लबादा झाड़ा और खड़ा हो गया। मैं पास पड़ी जंजीर की ओर बढ़ा। काय, चलो टहलने चलते हैं। स्वर्ग को जलाने वाला काय एक धीमी दर्द भरी आवाज में कराह उठा। एक साम्राज्य का पवित्र रक्षक जंजीर में बंधकर टहलने के लिए मजबूर, वह पत्थर के फर्श पर लेट गया और हिलने से इनकार कर दिया। मैंने जंजीर को जोर से खींचा। वह फिर भी नहीं हिला तो मैंने उसे पीछे से एक जोरदार लात मारी। उठो, बाहर जाओ और अपना काम निपटाओ। अगर तुमने इस आंगन में कुछ भी किया तो आज रात मैं तुम्हारा स्टू बना दूंगा। वह जानवर गुस्से से उबल पड़ा। उसकी कनपटी की नसें फूल गई थी। मैं एक दिव्य पवित्र प्राणी हूं। मुझे तो शौच की जरूरत भी नहीं है। वह गुर्राने ही वाला था कि खुद को रोक लिया, क्योंकि उसने मुझे शांति से यह कहते सुना, मैं 3 तक गिन रहा हूं। अगर तुम नहीं उठे तो तुम्हें कभी डॉग फूड का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अगले ही पल वह कभी गर्वीला रहा दिव्य प्राणी तुरंत खड़ा हो गया। पूंछ तेजी से हिलाते हुए वह वफादारी से मेरे पैर चाटने लगा। जब बात दिव्य डॉग फूड की हो तो गरिमा का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक वफादार और प्यारे कुत्ते होने के अपने फायदे हैं। मैं संतुष्टि के साथ वांगकाय को गेट से बाहर ले गया। यारा और वी ने एक दूसरे को देखा और बेबसी से आहें भरकर पीछे हो लिए। लेकिन अभी जनरल शू, वे साम्राज्य के महान रक्षक जनरल, गुस्से में राजधानी में घुस रहे हैं। इन विद्रोहियों की हिम्मत तो देखो। जनरल शू इतने गुस्से में हैं कि उनका चेहरा पीला पड़ गया है। उन्हें सीमा का निरीक्षण करने के लिए गुप्त मिशन पर भेजा गया था, जहां उन्हें पता चला कि वहां के आधे से ज्यादा कमांडर्स विद्रोही नेता वांग युआन से गुप्त रूप से मिल चुके हैं। उन्होंने अपना कवच उतारने तक का इंतजार नहीं किया। घोड़े पर सवार होकर ही उन्होंने एक जरूरी रिपोर्ट लिखी और अपने सबसे भरोसेमंद साथी को साम्राज्ञी के पास दौड़ा दिया। एक बार वह हो जाने के बाद उन्होंने पहले काय को ढूंढने का फैसला किया। वह विद्रोही गुट को पूरी तरह खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहे थे और यह ज्ञानी इंसान शायद उसका जवाब जानता हो। लेकिन जैसे ही जनरल शू गली के मोड़ पर मुड़े, उन्होंने मुझे देख लिया। मैं वहां खड़ा था, एक जंजीर पकड़े एक टेढ़े मेढ़े पेड़ को कुछ बोल रहा था। चलो भी, बस कर दो। हम कब से यहां बाहर हैं, देरी क्यों हो रही है? स्वर्ग को जलाने वाला काय घबराहट में इधर उधर देखने लगा। किसी ने उसे पहचाना नहीं और यारा कभी एक शब्द नहीं कहेगी। उसने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और बड़ी आसानी से अपना पिछला पैर उठाया। उस दुर्लभ राहत का आनंद लेने लगा। काय, वो जानी पहचानी आवाज बिजली की तरह कड़की। वो बूढ़ा कुत्ता पूरी तरह जड़ हो गया। उसकी आंखें थाली जैसी बड़ी हो गईं, लेकिन अब रुकना नामुमकिन था। वह बीच में रुक नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना बेजान सिर घुमाया। उनकी नजरें मिली। जनरल शू वहीं जम गए। उन्होंने अपनी आंखें रगड़ी, ये सोचते हुए कि क्या रेगिस्तान की हवा का उन पर असर हो गया है। ये वो स्वर्ग जलाने वाला काय है जो 100 सालों से साम्राज्य का रक्षक है और किसी आवारा कुत्ते की तरह सड़क किनारे बैठा है। कुत्ते ने जल्दी से अपना पैर नीचे किया। उसकी आंखों में शून्यता छा गई। यह उस प्राणी की नजरें थीं जिसने पूरा अस्तित्व देख लिया था। अनगिनत सालों का पुराना रिश्ता कमजोरी के एक पल में धुल गया। मैंने किसी के आने की आहट सुनी, मुस्कुराया और आने वाले को कंधे पर थपथ पाया। ओ लोहार, राजधानी में कैसे आना हुआ? आवाज मेरी तरफ से पार्टी है। जनरल शू का चेहरा फटकने लगा। उन्होंने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, मैं बस अपने परिवार से मिलने आया हूं। उनके पास खड़ी हुई पूरी तरह से दंग थी। वह पूरी तरह जड़ हो चुकी थी। ये जनरल शू हैं, वही इंसान जिसने एक ही अभियान में 6 साम्राज्यों को तबाह कर दिया था। साम्राज्य का सबसे महान योद्धा। वह काय के सामने इतना विनम्र कैसे हो सकता है? क्या काय वाकई कोई छिपा हुआ स्वॉर्ड सेंट है? यारा ने जल्दी से मेरी आस्तीन खींची और फुसफुसाई, मेरे मालिक, जन्मदिन की दावत को मत भूलना। सही कहा। मैंने अपना माथा पीटा और जनरल की तरफ थोड़ा शर्मिंदा होकर मुड़ा। आज का समय ठीक नहीं है, मुझे कुछ काम है। हम फिर कभी बैठकर पिएंगे, सुकून से वादा करता हूं। मैं मुड़ा और वानकाई को घसीटते हुए वापस निकल पड़ा, पर तभी मेरे कान में सिस्टम की एक तेज आवाज गूंजी। किस्मत का नायक जेन सफलतापूर्वक दबा दिया गया है। 800 फेट पॉइंट्स कटे। इनाम में अमर स्तर की तकनीक मिली, एक सांस, 3 क्लोन और 20 साल का शुद्ध साधना अनुभव। एक पल में मेरे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति उबलते पानी की तरह उमड़ पड़ी और हर नाड़ी में दौड़ गई। मैं सीधे माइंड फोर्स दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गया। ऐसी शक्ति जो एक उंगली से आसमान फाड़ दे
और एक तलवार के वार से दानवों की भीड़ काट दे। और सबसे अच्छी बात, यह अमर तकनीक मुझे 3 क्लोन में बंटने देती है। हर एक में मेरी 56 ताकत है और सबका दिमाग एक ही है। जेन तो लूट का चलता फिरता खजाना है। आंगन में वी और मैं आड़ू के पेड़ के नीचे आमने सामने बैठे दावत की योजना बना रहे हैं। उधर शहर के बाहर जेन को पता चला कि सीमा पर उसके सारे संपर्क पकड़े गए। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह सब उस मनहूस अंधे आदमी की गलती है। उसने अपने कपड़ों से एक अजीब और डरावनी चीज निकाली, एक ट्विन प्यूपिल रिलिक आई जिसे किसी प्राचीन शक्तिशाली साधक ने छोड़ा था। एक बार निशाना लग जाए तो वह बच नहीं सकता। उसने ठंडी मुस्कान के साथ गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। स्क्रीन धीरे धीरे चमकने लगी। वह देखना चाहता था कि वी, जो अपने भाई की जान के डर से वफादार बनी है, क्या कोई काम की खबर लाई है। पर जो उसने देखा उसने उसे बिजली की तरह झकझोर दिया। आड़ू के आंगन में वी ने अपने चेहरे को दोनों हाथों में थाम रखा है। उसकी नजरें उस नौजवान के हाथों पर क्यों टिकी हैं जिसकी आंखों पर काला रेशम बंधा है। काई, सम्राट के जन्मदिन के लिए तुम क्या तोहफा देने की सोच रहे हो? उसकी आवाज बहुत प्यारी है, उसमें कहीं से भी कोई हत्यारी नहीं झलक रही। अभी तय नहीं किया। वह नौजवान हल्के से मुस्कुराया, जैसे वसंत की दोपहर में बहती बयार हो। तुम्हारा कुत्ता कितना आज्ञाकारी है। तुम यह कैसे करते हो? बहुत आसान, न माना तो खाना नहीं। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं जबकि आड़ू की पंखुड़ियां उनके चारों ओर उड़ रही हैं। पूरा नजारा इतना प्यारा है कि मानो स्क्रीन से बाहर झलक रहा हो। स्क्रीन के अंदर उन आंखों में पानी उतर आया था। जेन देख रहा था कि जिस लड़की ने अपना दिल दे दिया है वह उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ बेशर्मी से छेड़खानी कर रही है। उसने मुंह भरकर खून थूका। उसके आगे अंधेरा छा गया। गुस्से में वह मरते मरते बचा। उसका सबसे भरोसेमंद हथियार उसके सबसे बड़े दुश्मन पर फिदा हो रहा है दिन के उजाले में। जेन स्क्रीन पर जो हो रहा था उसे देख कांपने लगा और पीछे रखे सजावटी पर्दे से जा टकराया। वी कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती, कुछ और ही चल रहा है। वह खड़ा हुआ, जबरदस्ती मुस्कान बनाई, पर उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह जरूर काई को रिझा रही होगी ताकि उसकी सतर्कता कम कर सके, पर यह बहाना उसे भी बेतुका लगा। उस आंगन में कोई और नहीं है। वह किसे रिझा रही है? फर्नीचर को। बस उसे खत्म कर दो। इधर पेड़ के नीचे वी अभी भी ठुड्डी पर हाथ रखे है। उसकी जादुई आंखों में इंतजार है। कई, तुम्हें क्या लगता है कि सम्राट की दावत कैसे होनी चाहिए? मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। सच कहूं तो यह बहुत आसान है। यह बस एक बड़ा सा टीम बिल्डिंग इवेंट है। पहले सार्वजनिक घोषणा करो, पूरे साम्राज्य को पता चलना चाहिए कि यह जश्न है। फिर सभी शक्तिशाली रईसों और अधिकारियों को दावत पर बुलाओ। रात के खाने के बाद मनोरंजन का प्रबंध करो। तोहफे पेश हों, फिर मार्शल आर्ट्स, कविता, संगीत, नृत्य, सब कुछ हो जाए। मैंने अपनी आस्तीन से एक जेड स्क्रॉल निकाला जो पहले से तैयार था और उसे थमा दिया। इसमें दी गई योजना का पालन करो। वी ने उसे खजाने की तरह लिया, माथे से लगाया और ध्यान से पढ़ा। वह खुद को रोक नहीं पाई। काई, तुम बहुत जीनियस हो। ऐसी व्यवस्था मैंने आज तक कभी नहीं देखी। वह मेरी तारीफ करती रही और नीचे पलकों से मुझे निहारती रही। ऐसी नजर जो आम मर्दों को पिघला दे, इस अंधे आदमी पर बिल्कुल असर नहीं करती। वी ने अपनी दुखती आंखें रगड़ी। बार बार आंख मारने से दर्द होने लगा था और उसे कड़वाहट महसूस हुई। एक अंधे के सामने आंखें लड़ाना बेकार है। मैं अपनी छड़ी पर उंगलियां फेरते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ा। मूल उपन्यास की कहानी में नायक के इतने करीब ऐसा कोई पात्र नहीं था, पर इसी नाम का एक मशहूर हत्यारा था। वी, तुम उत्तरी राजकुमार जेन के बारे में क्या सोचती हो? मैंने ऐसे पूछा जैसे बस यूं ही ख्याल आया हो। वी पलके झपकाई, फिर तिरस्कार से होंठ सिकोड़े। उसकी आवाज तेज और ठंडी हो गई। एक अहंकारी बिगड़ा हुआ वारिस जो अपने परिवार के नाम की आड़ में सबको डराता है। उसका होना हवा की बर्बादी है। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आवाज गर्म पानी की तरह नरम हो गई। जेन एक ऐसा मेंढक है जो तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वी के पास आत्मा की साधना में असाधारण प्रतिभा है। वह अंततः माइंड फोर्स दायरे के मध्य चरण तक पहुंच जाएगी, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे नहीं पता कि उसका छोटा भाई मर चुका है। वह अंधेरे में जेन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। स्क्रीन के दूसरी ओर जेन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने जोर से दहाड़ मारी और हाथ में मौजूद बेशकीमती 9 ड्रैगन कप तोड़ दिया। वह अंधेरे में चिल्लाया, 7 ब्लेड मास्टर, उन दोनों को मार डालो। अंधेरे से स्लेटी लिबास वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे से आगे आया। उसकी कमर पर 7 छोटी तलवारें लटकी थी। उसने बिना किसी भाव के सिर झुकाया, आदेश स्वीकार किया और गायब हो गया। पेड़ के नीचे मैं ठुड्डी खुजलाते हुए सम्राट की दावत के मेनू के बारे में सोच रहा हूँ। वे दोनों हाथों में चेहरा टिकाए अपनी चमकती आंखों से मुझे देख रही है। यारा अपनी तलवार के साथ पास ही सतर्क खड़ी है। तभी अचानक एक ठंडी हवा गुजरी। आड़ू की पंखुड़ियां हवा में घूमने लगी। 7 ब्लेड मास्टर बिना किसी आहट के मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। 7 तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं, ठंडी और घातक रोशनी के साथ। ठीक उसी पल मैं खड़ा हुआ और एक आलसी जम्हाई के साथ अंगड़ाई ली। मेरी छड़ी लापरवाही से पीछे घूमी और सीधे 7 ब्लेड मास्टर की कलाई पर जा लगी। 7 तलवारें खनकती हुई जमीन पर गिर गईं। 7 ब्लेड मास्टर जम गया। उसका हमला जिसे तैयार करने में 100 साल लगे थे, बस यूं ही टूट गया।
मेरी छड़ी किसी चीज से टकराई और मैं भ्रम में सिर झुका दिया। मेरी खाली नजरें उस ओर गईं जहां वे खड़ा था। वहां किसी के मौजूद होने का एहसास होते ही वह पीछे हटने लगा, पसीने से भीग गया। क्या इस अंधे का यह तुक्का था या इसे सच में? उसने दांत पीसे और अपनी आस्तीन से एक पीला आरेख निकाला। वह हमले के लिए तैयार था, पर जैसे ही वह हाथ से छूटा, एक झोंके ने उसे छीन लिया। वह बिल्कुल सही सलामत मेरे हाथों में आ गया। मैंने उसका टेक्सचर महसूस किया और उत्सुकता से उसे खोला। मैं देख नहीं सकता, पर मुझे पता है कि उस पर कुछ छपा है। वी ने पास आकर देखा और तुरंत सिकोड़ लिया। यह क्या है? रंग तो पूरी तरह बर्बाद है। यारा ने ऊपर देखा और सपाट आवाज में कहा, कोई रचना नहीं, 3 साल के बच्चे की लिखावट लगती है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। घटिया, कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी विलेन बन गया। 7 ब्लेड मास्टर ने सब सुना और गुस्से से उसकी दाढ़ी कांपने लगी। वह आरेख उसकी मास्टरपीस थी, सम्राट की दावत में खौफ फैलाने के लिए बनाई गई योजना, और ये लोग इसे बदसूरत कह रहे थे। वह गुस्से में दहाड़ा, चारों ओर तलवार की ऊर्जा फटने लगी। उसका शरीर तलवार की एक रोशनी बन मेरी तरफ सीधा निशाना बना। मैं ठीक उसी समय डायग्राम के ऊपर झुक रहा था और बिना सोचे एक तरफ हो गया। 7 ब्लेड मास्टर अपनी गति रोक नहीं पाया। वह हमारे बगल में कुत्ते के घर से जा टकराया। वांग काई अंदर शांति से सो रहा था। वह गुस्से में भौंकते हुए बाहर निकला, बहुत गुस्से में। उसने घुसपैठिए पर भौंकना शुरू कर दिया। मैंने शोर सुना और चिंता के साथ पूछा, वांकाई क्या हुआ? क्या कोई चूहा है? 7 ब्लेड मास्टर घर से बाहर रेंगते हुए आया। उसके सिर पर पुआल की कुछ तिनके चिपके थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी जिल्लत कभी नहीं झेली थी। जैसे ही वह फिर से हमला करने बढ़ा, एक अजीब सी खुशबू ने उसे रोक दिया। जाने कैसे मेरे हाथों में प्रीमियम डॉग फूड का एक पैकेट आ गया। मैं वांकाई को शांत करने के लिए उसमें से थोड़ा खाना निकाल रहा हूं। 7 ब्लेड मास्टर के पेट से एक लंबी और शर्मिंदा कर देने वाली गड़गड़ाहट निकली। उसने खेती में 100 साल बिताए थे। उसे साधारण खाने की जरूरत काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह महक असहनीय है। मैंने वो आवाज सुनी और तुरंत समझ गया। ओ, हमारे पास एक मेहमान है जिसने अभी कुछ नहीं खाया। मैंने बैग में हाथ डाला, मुट्ठी भर दाने निकाले और आगे बढ़ा दिए। ये लो, शर्माओ मत, मेरा स्पेशल स्नैक चेक कर देखो। 7 ब्लेड मास्टर ने मुट्ठी भर दानों को घूर कर देखा। उसका चेहरा डर और शर्म से पीला हरा हो रहा था, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद चला और उसने उसे ले लिया। उसने बड़े एहतियात से एक दाना चखा, फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तोदाओं के सार से बसी हुई एक आध्यात्मिक वस्तु है। वह अपने हत्या करने के मिशन को पूरी तरह भूल गया और जमीन पर बैठकर बाकी दाने फौरन चट कर गया। वांकाई ने विरोध में अपने दांत दिखाए। मैंने जल्दी से एक और मुट्ठी ली और प्यार से कहा, कंजूसी मत करो, हमारे मेहमान के साथ थोड़ा बांट लो। वी और यारा ने इस पूरे नजारे को बहुत उलझे हुए भावों के साथ देखा। यह आदमी 7 ब्लेड मास्टर है। सिर्फ नाम सुनकर ही पूरी दुनिया काम जाती थी, और अब वो एक कुत्ते के घर के पास बैठकर डॉग फूड के लिए लड़ रहा है। तभी आंगन के गेट से कदमों की आहट आई। साम्राज्ञी मेडवा अंदर दाखिल हुई। उन्हें घुसपैठिए की खबर मिली थी और वो भागी चली आईं, और यह नजारा उनके सामने था। 7 ब्लेड मास्टर ने उनकी मौजूदगी महसूस की और उसकी रूह वहीं की वहीं सूख गई। वह फौरन घुटनों के बल बैठ गया। यह सेवक आपकी महानता को प्रणाम करता है। मैंने महानता सुना और पलकें झपकाईं। फिर मुझे समझ आया, आह, यह तो साम्राज्ञी हैं। इस तुच्छ आम आदमी ने आपका ठीक से स्वागत नहीं किया। आह, यह क्या है? मेडुआ की नजर मेरे हाथों में पकड़े डायग्राम पर पड़ी। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, बस अभी अभी कहीं से उठा लिया था। साम्राज्ञी ने उसे लिया और ध्यान से देखा। उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। फिर उन्होंने मुझे देखा, काफी देर तक मुझे टटोला और फिर धीरे से हंस पड़ी। यह तो विद्रोहियों के दावत का नक्शा है। मेरे प्यारे मंत्री को यह देखने में भी बुरा लग रहा है। मैंने सच्चे मन से सिर हिलाया। रंगों में कोई तालमेल नहीं है। नक्शा बहुत ही घुटन भरा है। खूबसूरती का तो नामो निशान नहीं है। साम्राज्ञी की आंखों में थोड़ी चमक दिखी। फिर उन्होंने जन्मदिन की दावत की सारी उम्मीदें सीधे मेरे कंधों पर डाल दी। वी ने मुस्कान दबाई। यारा बिना किसी भाव के दूसरी तरफ देख रही थी। 7 ब्लेड मास्टर अभी भी केनेल के पास बैठा था। उसके हाथ में आधा मुट्ठी डॉग फूड था। समझ नहीं पा रहा था कि खाए या न खाए। साम्राज्ञी ने उस पर एक नजर डाली और उसे शाही रक्षकों के हवाले कर दिया। काले कपड़ों में कई रक्षक बिना आहट के प्रकट हुए और 7 ब्लेड मास्टर को घसीटते हुए ले गए। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसकी नजरें डॉग फूड के पैकेट पर ही टिकी थी। मैंने सिर हिलाया। वह वाकई भूखा था। मेडवा मेरे पास चलकर आई। उनकी आवाज धीमी थी। दावत के लिए जो भी चाहिए हो, बस एक बार कह देना। मैंने अपनी नाक के सिरे को रगड़ा। अचानक एक शानदार विचार दिमाग में आया। हुजूर, आप बेफिक्र रहें। यह तुच्छ इंसान ऐसी दावत तैयार करेगा जैसी किसी ने आज तक नहीं देखी होगी। उनकी आंखों में जिज्ञासा दिखी, पर उन्होंने कुछ और नहीं पूछा। वो उस अंधे इंसान पर भरोसा करती हैं जो हमेशा कोई न कोई चमत्कार कर दिखाता है। साम्राज्ञी के जाने के बाद मैं खाली नजर से उस डायग्राम को देखने लगा।
वी थोड़ा करीब आई और फुसफुस आई, तो तुम्हारी योजना आखिर है क्या? मैं हमेशा की तरह रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, 4 शब्द। एक भव्य दिव्य नववर्ष गाला। यारा और वी दोनों मुझे खाली आंखों से घूरने लगी। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं अपने दिमाग में चेकलिस्ट बना रहा था। लाइट, साउंड, स्टेज के प्रभाव, इनमें से कुछ भी कम नहीं चलेगा। दर्शकों की भागीदारी जरूरी है, एक बड़ा आकर्षण भी, शायद एक कॉमेडी स्किट भी, ताकि लोग खिलखिलाकर हंस सकें। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, खुद को रोक नहीं पा रहा। यह बहुत शानदार होने वाला है। उसी बीच वह भद्दा नक्शा चायदानी के नीचे सरका दिया गया। मेज का कोना वैसे भी थोड़ा टेढ़ा था। चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने चायदानी को संतोष के साथ थपथ पाया। दावत की तैयारियां पूरी हैं और बस रात का इंतजार है, लेकिन मेरा मन बार बार उस नन्हे गुलाबी खरगोश की ओर चला जाता है। साम्राज्ञी का आध्यात्मिक रूप मुझे हमेशा से बहुत नाजुक लगा है। दोपहर की शांति का फायदा उठाते हुए मैंने आंखें बंद की, ब्लाइंड मोड चालू किया और अपनी इंद्रियों को धीरे से साम्राज्ञी के कमरों की ओर फैलाया। मैं बस उस नन्हे खरगोश को देखना चाहता था। सुनहरी रोशनी का गोला अभी भी वहीं है। छोटा खरगोश अभी भी अपनी गाजर पकड़े हुए था, लेकिन इस बार मैंने देखा कि उसके कान कमजोरी से झुक रहे थे। काली राख और धागे उसके शरीर के चारों ओर लिपट रहे थे। वो स्लेटी रंग के धागे धीरे धीरे सुनहरी रोशनी को खा रहे थे। मैंने माथा सिकोड़ा, यह ठीक नहीं लग रहा, और तभी सिस्टम ने घंटी बजाई। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा में विसंगति पाई गई। विश्लेषण: पुराना जख्म ठीक नहीं हुआ है, ठंड और अवशेष मौजूद हैं। उपचार के लिए सोल डिवरिंग ब्लॉसम का सुझाव दिया जाता है। तभी मुझे याद आया, वह जड़ी बूटी तो मैं पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूं। तो साम्राज्ञी वाकई अपने अंदर कोई छिपा हुआ जख्म लिए घूम रही हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उनका आध्यात्मिक रूप इतना कमजोर क्यों है। मैंने आंखें खोली। मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोचा, सोल डिवोरिंग ब्लॉसम खत्म हो चुका है और सिस्टम से मिला बीज सिर्फ 3 दिन पहले लगाया था, लेकिन आंगन में और भी गर्म तासीर वाली जड़ी बूटियां हैं। मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जिससे उन्हें आराम मिले। मैं उठा और हर्ब गार्डन की ओर टटोलते हुए चलने लगा। ब्लाइंड मोड के साथ मैं आंखें बंद करके भी आध्यात्मिक ऊर्जा का बहाव देख सकता हूं। मेरे आध्यात्मिक नजरों में हर जड़ी बूटी अपने अलग रंग से चमक रही है। मैंने सावधानी से तेज ऊर्जा वाली कुछ बूटियां चुनी और संतुलन के लिए 2 और मिला दी। यारा ने मुझे हर्ब गार्डन के पास बैठे देखा और मेरे पास आई। हुजूर, क्या आपको मदद चाहिए? मैंने सिर हिलाया और कहा कि मैं बस सेहत के लिए एक चाय का मिश्रण तैयार कर रहा हूं। उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप मेरे पास खड़ी रही। मैंने चुनी हुई जड़ी बूटियां ली, उन्हें सावधानी से धोया और औषधि वाले बर्तन में डाल दिया। मैंने दिव्य झरने का पानी डाला और धीमी आंच पर उसे उबलने दिया। ब्लाइंड मोड चालू था, मैं दवा के गुणों को मिलते हुए देख सकता था। रंगीन ऊर्जा की धाराएं बर्तन के अंदर घूम रही थी और धीरे धीरे एक गर्म गहरे सुनहरे रंग में बदल रही थी। जैसे जैसे दवा उबल रही थी, मैं धीरे से बड़बड़ाने लगा, इतनी कम उम्र में किसी को इतनी सारी छिपी हुई चोटें कैसे हो सकती हैं? मुझसे भी ज्यादा खराब हाल वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही हैं। मेरे मुंह से शब्द निकले ही थे कि मुझे आंगन के दरवाजे पर एक धीमी आहट सुनाई दी। साम्राज्ञी मैडुआ प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। रोजमर्रा के कपड़ों में उनके चेहरे पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने साफ तौर पर हर शब्द सुन लिया था। मैं हड़बड़ा कर उठा और थोड़े घबराए हुए लहजे में झुका। हुजूर, आपका यहां आना कैसे हुआ? दावत तो आज रात है। वो धीरे धीरे आंगन में अंदर आईं। उनकी नजरें बर्तन पर टिकी थी। तुम क्या बना रहे हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज सामान्य थी। सेहत वाली चाय, मैंने ईमानदारी से कहा। मैंने तापमान जांचने के लिए एक छोटा चम्मच भरा, लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ाकर चम्मच खुद ही ले लिया। मुझे चखने दो। उन्होंने इसे अपने होठों तक पहुंचाया और धीरे से चखा। उनकी शांत गंभीर आंखें थोड़ी सी फैल गई। यह फार्मूला, मैं मुस्कुराया और समझाया, बस कुछ गर्म तासीर वाली जड़ी बूटियां हैं। रोजाना इस्तेमाल करने से शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उन्होंने चम्मच नीचे रख दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, तुम जानते हो है ना, अनजान मत बनो। क्या जानती हैं? उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा, यह जानते हुए भी कि मैं देख नहीं सकता, कि मैं मेडुआ हूं, कि मैं पुराने जख्म लिए घूम रही हूं, कि मैं तुम्हें काफी समय से धोखा दे रही हूं। मैंने अपने सिर के पीछे खुजली की आवाज को आसान रखते हुए बोला, मुझे बस इतना पता है कि मेरी पत्नी एकदम सही सलामत है। उन्हें बस किसी की जरूरत है जो उनकी देखभाल करे, बाकी सब तो बाद की बात है। साम्राज्ञी एकदम स्थिर हो गई। हर वह शब्द जो उन्होंने सोच रखा था उनके गले में ही अटक कर रह गया। मैंने अपने लबादे में हाथ डाला और एक छोटा कागज का पैकेट निकाला। उसके अंदर कुछ सुनहरी कैंडी की गोलियां थीं। मैंने दवा बनाते समय इन्हें तैयार किया, गले के लिए हैं। बताओ, क्या ये काफी मीठी हैं? मैंने एक उठाई और बड़े सहज अंदाज में उनके होठों तक पहुंचाई। उनका मुंह अनजाने में खुल गया और उन्होंने उसे ले लिया। मिठास उनकी जुबान पर फैल गई और अंत में हल्की सी जड़ी बूटियों की महक रही। उनके गालों पर जो लाली आई थी वो मील दूर से देखी जा सकती थी। गंभीर माहौल पल भर में घुल गया। मैं मुस्कुरा दिया। अच्छा है। वह टॉफी मुंह में दबाए हुए ही हामी भरने की दबी सी आवाज निकालती है। वे आंखें जिनमें हमेशा शाही रौब रहता है अब थोड़ी घबराई हुई सी हैं। लगता है उसे कुछ कहना है तो मैं एक और टॉफी उसके मुंह में डाल देता हूं। और लोगे? गले के लिए अच्छी है।
दूसरा टुकड़ा मिलते ही वह पूरी तरह चुप हो गई है। अब बस अपने गाल फुलाकर मुझे घूरने के सिवा वह कुछ नहीं कर सकती। पर उस नजर में अब जरा भी शाही गरिमा नहीं बची। ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे जीव को हाथ से खाना खिलाया जा रहा हो। यारा किसी पल चुपचाप हमसे मुंह फेर लेती है, उसके कंधे कांप रहे हैं। मैं दवा चलाना जारी रखता हूं और बेपरवाही से कहता हूं, अब से दिन में एक कटोरी 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। वे टॉफी निगल लेती है। उसकी आवाज बहुत धीमी है। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मैं ऐसे जवाब देता हूं जैसे यह दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। तुम मेरी पत्नी हो तो मैं और किसके लिए अच्छा होऊंगा? वह फिर शांत हो जाती है, लेकिन मैं उसकी गहरी सांसें सुन सकता हूं। अंधे मोड़ में मैं देख सकता हूं कि वह सुनहरी चमक जोरों से धड़क रही है। गुलाबी खरगोश उस रोशनी के भीतर उछल कूद कर रहा है। कान सीधे खड़े हैं, पूरी तरह से आपा खोए हुए। एक लंबा पल बीतता है, फिर वह धीरे से कहती है, आज रात की दावत के बाद मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। वह मुड़ती है और जल्दी से चली जाती है। उसके कदम थोड़े लड़खड़ाए हुए हैं। मैं वापस दवा देखने लगता हूं, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। वह छोटा खरगोश हैरान कर देने वाला शर्मीला है। दवा तैयार होने के बाद मैं उसे सावधानी से छानता हूं और एक जेड की बोतल में डाल देता हूं। मैं यारा से इसे महारानी के कक्ष में पहुंचाने को कहता हूं और रोज पीने की हिदायत देता हूं। यारा बेदाग भाव के साथ बोतल ले लेती है। मेरे मालिक, आप वाकई। वह बात पूरी नहीं करती, लेकिन मैं समझ जाता हूं। मैं उसे हाथ के इशारे से जाने को कहता हूं। आंगन में फिर से सन्नाटा छा जाता है। मैं आराम करने के लिए पत्थर की बेंच पर बैठ जाता हूं। सिस्टम फिर से बजता है। खिलाड़ी के लिए प्रमुख भावनात्मक घटना का पता चला। क्वेस्ट लिस्ट अपडेट कर दी गई है। कृपया अपनी सुविधानुसार समीक्षा करें। मैं अभी इसमें नहीं पढ़ सकता। क्वेस्ट कहीं नहीं जा रहे। मेरा ध्यान भटक कर इस पर चला जाता है कि महारानी आज रात क्या कहना चाहती हैं। यकीनन वह सब कुछ कबूल करने वाली तो नहीं है। वैसे भी मैंने इसका अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिया है, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद नहीं कहा है, इसलिए मैं अनजान बनने का नाटक करके खुश हूं। चीजें उस तरह आसान रहती हैं। वानकाई पास आकर मेरे पैरों से रगड़ने लगता है। मैं उसके कानों के पीछे खुजलाता हूं। आज रात तमीज से रहना। किसी के न देखने पर चुपके से खाना मत चुराना। वह विरोध में कुनमुनाता है। मैं हंसता हूं और उसे मुट्ठी भर डॉग फूड डाल देता हूं। मैं पहले से ही शाम दावत और उसके बाद जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए उत्साहित हूं। वह चाहे जो भी कहे, जिंदगी चलती रहती है और यहां से सब कुछ बेहतर ही होगा। बेंच से उठते हुए मैं एक धुन गुनगुनाने लगता हूं। यारा काम पूरा करके वापस आ गई है और फाटक के पास चुपचाप खड़ी है। मैं अपना पेट थपथपाता हूं। लगता है इस बात का जश्न मनाना चाहिए। आज रात की दावत से पहले चलो कुछ ताजा सामान ले आते हैं। यारा मेरे साथ चलो, हम बाजार जा रहे हैं। मैं घर के अंदर आवाज लगाता हूं, वानकाई तुम भी। वह अपने केनल से रॉकेट की तरह बाहर निकलता है। पूंछ प्रोपेलर की तरह घूम रही है। यारा धीरे से जवाब देती है, जी मेरे मालिक। और बस ऐसे ही एक आदमी, एक कुत्ता और एक तलवारबाज दरवाजे से बाहर निकल पड़ते हैं। राजधानी की दोपहर की सड़कें शोर से जीवंत हैं। दुकानदारों की आवाजें, बच्चों की हंसी, सब कुछ मिलकर एक गर्मजोशी भरा संगीत बन गया है। मैं अपनी छड़ी के साथ धीरे धीरे चल रहा हूं और मेरा मूड काफी अच्छा है। ब्लाइंड मोड चालू होने पर मैं हर व्यक्ति के चारों ओर बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं। हर किसी का अपना अलग आभा मंडल है। आम लोगों के लिए हल्का सफेद, कम दर्जे के साधकों के लिए फीका नीला। कभी कभी एक चमकीला समूह गुजरता है, कोई सरकारी अधिकारी। हम चल ही रहे थे कि आगे से एक हताशा सुनाई दी। वह आवाज जानी पहचानी चांसलर झांग जैसी लग रही है। मैं अपनी इंद्रियों को उस दिशा में लगाता हूं और बिल्कुल मैं उनकी आभा को पकड़ लेता हूं। आधिकारिक ऊर्जा का घना पुंज एक पत्थर की मेज के चारों ओर तीव्रता से घूम रहा है। उसके दूसरी तरफ नारंगी रंग की एक जीवंत चमक है, एक बच्चा। यारा मेरे बगल में फुसफुसाती है, चांसलर एक सड़क के बच्चे के साथ शतरंज खेल रहे हैं। वे लगातार 3 बार हार चुके हैं। हंसी रोकने के चक्कर में मेरा दम ही निकल गया था। यह आदमी एक साम्राज्य चलाता है और एक बच्चे से शतरंज नहीं जीत सकता। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, मैं चांसलर झांग की जिद्दी और आहत आवाज सुनता हूं। एक और बाजी, यह बूढ़ा मानने को तैयार नहीं। बच्चे की साफ आवाज जवाब देती है, वादा तो वादा होता है दादाजी। अगर आप हार गए तो आपको मुझे एक हॉथोर्न स्क्यूअर कैंडी खिलानी होगी। मैं खुद को रोक नहीं पाता। बोर्ड पर दिन भारी गुजरा, पुराने दोस्त। चांसलर झांग मुड़कर देखते हैं, मुझे पहचानते हैं और उनके चेहरे पर भावों का पूरा एक सफर सा गुजर जाता है। वे गरिमापूर्ण दिखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी अभी एक बच्चे से 3 बार हार का स्वाद चखा है। अंत में वे कहते हैं, दोस्त क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? वैसे भी मैं आराम करने के लिए बाहर निकला हूं, इसलिए मैं मुस्कुराता हूं और मान जाता हूं। मैं पत्थर की बेंच पर बैठता हूं और अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, ब्लाइंड मोड सक्रिय करते हुए। बोर्ड मेरी आध्यात्मिक दृष्टि में पूरी स्पष्टता के साथ दिखाई देता है। हर मोहरा हल्की चमक बिखेर रहा है। मैं खेल के पूरे प्रवाह को पढ़ सकता हूँ, हर पल बदलती चालों को समझ सकता हूँ। बच्चा गर्व से कहता है, आपकी बारी है अंधे अंकल। मैं मुस्कुराता हूँ, एक मोहरे को टटोलता हूँ और उसे रख देता हूँ। जैसे ही वह जगह पर टिकता है, बच्चा चुप हो जाता है। चांसलर झांग खुद को रोक नहीं पाते। शानदार,
वहां से मेरी हर चाल सामान्य लगती है, लेकिन बिल्कुल वहीं बैठती है जहां जरूरत है। बच्चा और अधिक बेचैन हो जाता है, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो रहा है। फिर मैं आखिरी मोहरा चलता हूं और बच्चा फूट फूट कर रो पड़ता है। अंधे अंकल बदमाश हैं। अभी भी सुबकते हुए उसे शर्त याद आती है, मुझे अभी भी अपनी कैंडी चाहिए। चांसलर झांग पूरे दिन के सबसे अच्छे मूड में बिना झिझक अपने सिक्के निकालते हैं। आप दोनों को देखकर लड़का तुरंत रोना बंद कर देता है, दोनों कैंडी झपटता है और हंसता हुआ भाग जाता है। चांसलर मेरी तरफ मुड़ते हैं, उनकी आवाज में सच्ची हैरानी है। मेरे दोस्त, यह अद्भुत था। मैं मामूली ढंग से हाथ हिला देता हूं, बस किस्मत थी। सच कहूं तो ब्लाइंड मोड में खेलना बिल्कुल वैसी ही है जैसे पूर्ण दृष्टि के साथ खेलना। जब हम बात कर ही रहे होते हैं, सादे कपड़ों में एक अधिकारी भागता हुआ आता है। वह पास झुककर चांसलर झांग के कान में कुछ फुसफुसाता है। चांसलर के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। वे मेरी तरफ मुड़ते हैं और झुकते हैं। माफ करना दोस्त, जरूरी काम है, हम किसी और समय जारी रखेंगे। वे तेज कदमों से निकल जाते हैं। उनके मुड़ते ही मैं आंखें बंद करता हूं और अधिकारी द्वारा दिए गए नोट की एक झलक देखता हूं। उससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ अलग है। खून के हल्के निशान और स्टील की धार। उत्तरी सीमा से आया एक सैन्य संदेश। लेकिन फिलहाल यह मेरी समस्या नहीं है। मैं यारा और वानकाई के साथ बाजार की ओर बढ़ना जारी रखता हूं। यारा मेरे बगल में कदम मिलाती है और धीरे से कहती है, आप आज काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं मेरे मालिक। मैं मुस्कुराता हूं। मौसम अच्छा है। अच्छा मौसम मुझे अच्छे मूड में ले आता है। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर अपनी आस्तीन से एक छोटी डायरी निकालती है और चारकोल पेंसिल से कुछ शब्द लिखती है। मैं जिज्ञासा से पूछता हूं कि वह क्या लिख रही है। यारा, जो कभी कभार ही घबराती है, झटके से नोटबुक बंद कर लेती है। कुछ नहीं, बस रोजमर्रा के कुछ नोट्स। ब्लाइंड मोड में मैं उस नोटबुक का कवर देख सकता हूं। शाही जीवन साथी अवलोकन जर्नल, सुंदर लिखावट में लिखा हुआ। नवीनतम प्रविष्टि कहती है, आज शाही जीवन साथी ऐसी मुस्कान के साथ मुस्कुराए जैसे मलाई खाकर बिल्ली मुस्कुराती है। साफ तौर पर बेहतरीन मूड में है। मैं बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाए रखता हूं, पूरी तरह से अनजान होने का नाटक करते हुए। हम आगे बढ़ते हैं और अपने नियमित बाजार के स्टॉल पर पहुंच जाते हैं। विक्रेता एक पुराना परिचित है। हमने हाल ही में उत्तरी सीमा की स्थिति के बारे में बात की थी। वह मुझे उत्साह से बुलाता है। वापस आ गया। आज कुछ ताजी स्पिरिट सब्जियां मिली हैं। मैंने कुछ मौसमी सब्जियां चुनी और शाम के लिए एक ताजी मछली ले ली। जब मैं पैसे दे रहा था, दुकानदार झुककर धीरे से बोला, क्या आपने कुछ सुना साहब? सीमावर्ती इलाके क्यों इतने अशांत हो रहे हैं? मैं एक पल के लिए रुका, फिर शांति से जवाब दिया, दरबारी मामले हैं, हम जैसे आम लोगों को क्या पता होगा। दुकानदार हंसकर टाल गया। सही बात है। खरीदारी हो गई। हम वापस चल दिए। एक चाय की दुकान के पास से गुजरा तो अंदर से एक कहानी सुनाने वाले की गूंजती आवाज आई, जो बता रहा था कि कैसे साम्राज्ञी ने ताजपोशी के बाद पूरे देश में शांति स्थापित की। मैं एक पल सुनने के लिए रुका। यारा ने धीरे से पूछा, क्या आप अंदर चलना चाहेंगे? मैंने अपना सिर हिलाया। हमें वापस जाकर तैयारी करनी होगी। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, सफर के कपड़ों में कुछ लोग चाय की दुकान से बाहर निकले और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। मैंने जो सुना उसने मेरी चाल धीमी कर दी। उत्तरी सीमा पर सेनाएं बढ़ रही हैं। कुछ होने वाला है। साम्राज्ञी की जन्मदिन की दावत। राज्य के सभी गुट एक ही जगह जमा होंगे। हमला करने का एकदम सही मौका। इन लोगों में एक तेज दुश्मनी भरी ऊर्जा है। साफ है कि ये सामान्य यात्री नहीं है। यारा ने उन्हें पहले ही भांप लिया था। उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ की तरफ जा रहा था। मैंने हल्का सा सिर हिलाकर मना किया, अभी नहीं। उन्हें सावधान करने का यह सही समय नहीं है। वो समूह कोने के पीछे ओझल हो गया। मैंने उनकी स्पिरिट सिग्नेचर को याद कर लिया और दावत में सतर्क रहने का मन बना लिया। आंगन में वापस आकर मैं सामग्री तैयार करने में जुट गया। यारा मदद कर रही थी। वांग काय रसोई के दरवाजे पर लार टपकाते हुए जम गया। मैंने सब्जियां काटते हुए सहज भाव से पूछा, यारा, क्या तुम्हें लगता है आज रात सब कुछ ठीक से होगा? यारा ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, जब आप यहां हैं मेरे मालिक तो जरूर होगा। मुझ पर तुम्हें बहुत भरोसा है, क्योंकि आप हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। इससे तो मुझे थोड़ी शर्म आ गई। मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। मुझे आज रात याद दिलाना महारानी के लिए किए जाने वाले प्रभाव समय पर होने चाहिए। यारा ने बिना कुछ कहे उसे नोट कर लिया। सामग्री तैयार ही होने वाली थी कि वी भागते हुए अंदर आई। वह दावत की जगह का आखिरी मुआयना करके आ रही थी। वह दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आई। सब कुछ एकदम सही है। हम अभी बात कर ही रहे थे कि कामगार अंतिम सुधार कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वी काउंटर की तरफ बढ़ गई। सामग्री को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। क्या कोई मदद चाहिए? मैंने सोचा और उसे प्लेटिंग का काम दे दिया। उसकी स्टाइल की समझ वास्तव में अच्छी है। हम तीनों और एक कुत्ता शाम तक रसोई में काम करते रहे। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे गया, सब कुछ तैयार हो गया। मैंने अपने नए औपचारिक लबादे पहन लिए। मैं अंधा हूं, फिर भी यारा कहती है कि यह मुझ पर जंच रहा है। वांग काय को भी नहला दिया गया है। उसकी खाल चमक रही है। वी ने हल्के लेवेंडर रंग की ड्रेस पहनी है।
हमेशा से कम भड़कीली और ज्यादा शालीन। यारा अपनी सादी सफेद ड्रेस में ही है और हमेशा की तरह पीठ पर तलवार है। हम बस निकलने ही वाले थे कि गेट पर हल्की दस्तक हुई। यारा ने दरवाजा खोला और हैरानी से झुक गई। महारानी साम्राज्ञी मेडुसा सामान्य कपड़ों में दरवाजे पर खड़ी थी। उनके पीछे कोई दरबारी नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी शांत हो गई थी। दवा असर कर रही है। मैं बस यहां से गुजर रही थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। और इस तरह 4 लोग और एक कुत्ता स्काई पैलेस की ओर निकल पड़े। रास्ते में साम्राज्ञी मेरे साथ चलती रहीं और कभी कभी मुझे चुपके से आगाह कर देती। यहाँ एक सीढ़ी है। मैं अंधे मोड में इसे देख सकता था, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें गाइड करने दिया। देखभाल किए जाना एक सुखद एहसास है। जैसे ही हम स्काई पैलेस के पास पहुंचे, साम्राज्ञी ने अचानक कहा, आज रात दावत के बाद मैं शाही बाग में इंतजार करूंगी। मैंने सिर हिलाया। वह रुकी, फिर बोली कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं लंबे समय से कहना चाहती थी। मैं मुस्कुराया। संयोग से मैं भी। इसके बाद वह थोड़ी राहत भरी सांस लेती हुई लगी। उनके कदम थोड़े और हल्के हो गए। यारा और भी हमारे पीछे आ रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर एक जैसी मुस्कान थी। वांग काय हमारे आगे भाग रहा था। बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेता कि हम साथ हैं या नहीं। ढलता सूरज रास्ते पर हमारी परछाइयों को लंबा कर रहा था, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी का एक प्यारा और साधारण चित्रण। लेकिन मैं जानता था कि इस शांति के नीचे क्या छिपा है। आज रात चाहे जो भी हो, यह दावत एकदम सही होनी चाहिए। यह उसे मेरा जन्मदिन का तोहफा है। मैं स्काई पैलेस के साइड हॉल में खड़ा होकर अपना लबादा ठीक कर रहा था। यारा मेरे पास बुदबुदाई, समय हो गया है मेरे मालिक। मैंने सिर हिलाया। मैंने एक धीमी और गहरी सांस ली। तभी सिस्टम मेरे दिमाग में तेज और जरूरी आवाज में गूंजा, अंतिम खोज अनलॉक हो गई। साम्राज्ञी को बचाएं और खोज की पृष्ठभूमि उजागर करें। बड़े पैमाने पर दुश्मन की सेना का पता चला है। विद्रोही नेता जेन 1 लाख सैनिकों की सेना का नेतृत्व कर रहा है। शहर की दीवारों के बाहर ही। खोज का उद्देश्य, साम्राज्ञी की रक्षा करें। जीत मिलने पर अपनी भावनाओं का सार्वजनिक इजहार करें। स्थायी खुली आंख का एक्सेस, अंधा मोड, स्वतंत्र रूप से टॉगल करने योग्य। मैंने आंखें झपकाईं। मेरा पहला विचार, क्या इसे बचाना कहते हैं? सिस्टम, वह खुद इसे संभाल सकती है। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? शब्द अभी मुंह से निकले ही थे कि महल के बाहर से बिगुल की एक धीमी आवाज आई, फिर एक रक्षक की चिल्लाने की आवाज। दुश्मन का हमला। विद्रोही दीवारों पर आ चुके हैं। हॉल में अफरात फरी मच गई। मेहमान हर तरफ भागने लगे। साम्राज्ञी मेडुसा अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उनका चेहरा बर्फीला ठंडा था। उनकी आवाज सब कुछ चीरती हुई आगे निकली। शाही गार्ड कमांडर, तुम कहाँ हो? जनरल शू आगे बढ़े। यहां हूं महारानी, आपकी रक्षा के लिए और दुश्मन का सामना करने के लिए। उन्होंने मुट्ठी भिंची और बाहर कूच कर गए। मैं वहां असहाय चेहरे के साथ खड़ा रहा। जेन की टाइमिंग वाकई कमाल की है। इतनी सारी रातों में से जन्मदिन की एक अच्छी दावत बर्बाद हो गई। सिस्टम ने फिर से आवाज दी। खिलाड़ी ने युद्ध के परिदृश्य में प्रवेश किया है। युद्ध क्षेत्र विश्लेषण मोड अस्थायी रूप से अनलॉक हो गया। अंधा मोड अब युद्ध क्षेत्र विश्लेषण मोड में बदल सकता है। मैंने आंखें बंद की और इसे सक्रिय किया। पूरे शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे सामने खुल गई। दीवारों के बाहर खून जैसी लाल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक घना पुंज इकट्ठा हो रहा है। विद्रोही सेना का जमा हुआ हत्यारा इरादा। और उस लालिमा के बीच ऊर्जा का एक पिंड अलग दिख रहा था, स्याही जैसा काला, गुस्से से उबलता हुआ। वह जेन है। मैंने आंखें खोली और यारा की तरफ मुड़ा। यारा, साम्राज्ञी के साथ रहो। उसने चिंता के साथ मुझे देखा। और आप मेरे मालिक, मैं एक पुराने दोस्त को हेलो बोलने जा रहा हूं। मैं अपनी लाठी लेकर बाहर निकल गया। वे भीड़ को धकेलते हुए मेरे पास आई। मुझे अपने साथ ले चलिए। अंदर रहो, व्यवस्था बनाए रखने में मदद करो। उसने दांत पीसे और फिर भी पीछे हो ली। हम महल के बाहर के चौराहे पर पहुंचे। प्राचीरों की ओर से युद्ध की चीखें गूंज रही थी। जनरल शू ने इंपीरियल गार्ड को मोर्चा संभाल दिया है, पर बागियों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके साथ साधक भी लड़ रहे हैं। स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने आंखें बंद की और ब्लाइंड मोड से युद्ध क्षेत्र को स्कैन किया। मुझे समस्या तुरंत समझ आ गई। बागियों की भीड़ में कई शक्तिशाली साधक छिपे हैं जो मिलकर कोई विघटनकारी व्यू बना रहे हैं। रक्षक घबरा गए हैं, उनके दिमाग धुंधले हैं और उनकी लड़ने की ताकत आधी रह गई है। मैंने वी से कहा, क्या तुम्हें ग्रे रंग के कपड़े पहने वो लोग दिख रहे हैं? उसने मेरी उंगली की दिशा में देखा और बागियों की लाइन के पीछे खड़े 3 साधकों को पहचाना। क्या मैं उन्हें खत्म कर दूं? मैंने सिर हिलाकर मना किया। मैं खुद देख लूंगा। मैंने अपनी आस्तीन से तांबे की घंटी निकाली और उसे धीरे से हिलाया। वह स्पष्ट और तेज बजी, आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र के हर कोने तक पहुंच गई। इस आवाज ने उन तीनों साधकों के व्यूह को सीधे काट दिया। वे चौंक कर ऊपर देखने लगे। मैंने आंखें बंद की, उनकी स्थिति को लॉक किया और बहुत सरल चीज की। मैंने हाथ ऊपर किया और चुटकी बजाई। ब्लाइंड मोड में मैंने देखा कि मेरी उंगलियों से तलवार की ऊर्जा की 3 धाराएं निकली और उन तीनों साधकों के मर्म स्थानों पर जा लगी। वे चिल्लाकर गिर पड़े। व्यू टूट गया और रक्षकों का मनोबल बढ़ गया। जनरल शू ने मौका पाकर पलटवार किया, पर बागियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। दीवारें कई जगहों से दरक रही थी। तभी जेन प्राचीर पर दिखा, पागल आदमी की तरह हंसते हुए।
मेडुआ, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। महारानी मेरे पता चले बिना ही चौराहे पर पहुंच चुकी थी। वह मेरे बगल में बिल्कुल शांत खड़ी थी। मेरे प्रिय मंत्री, कोई सुझाव? इससे पहले कि मैं जवाब देता, सिस्टम बीच में आया। खिलाड़ी ब्लाइंड मोड का उपयोग करके शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा को रक्षा कवच में बदल सकता है। जन्मदिन की दावत के लेआउट से आध्यात्मिक नेक्सस पॉइंट्स का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। मेरी आंखें चमक उठी। यह बढ़िया सुझाव है। मैंने तुरंत आंखें बंद की और ब्लाइंड मोड को पूरी शक्ति से सक्रिय किया। शहर का हर आध्यात्मिक नेक्सस मेरे सामने रोशन हो उठा। दावत के लिए लगाया गया हर लॉलटेन का व्यू अब कवच के लिए एक सटीक आधार में बदल गया था। मैंने उन सबको दीवारों की ओर निर्देशित किया। शहर के बाहर एक पारदर्शी ऊर्जा की दीवार बन गई। बागियों के हमले उस पर टकराकर बिना नुकसान किए वापस मुड़ गए। कुछ भी अंदर नहीं आ पाया। जेन पागल हो गया। उसने अपनी जीभ काटी, खून थूका और अपनी साधना को जबरन बढ़ाने के लिए एक वर्जित तकनीक का उपयोग किया। उसकी काली आध्यात्मिक ऊर्जा फूलने लगी और कवच दबाव में दरकने लगा। मैंने भौहें सिकोड़ी। यह आदमी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जब मैं काट का उपाय सोच ही रहा था, मेरे पैरों के पास से कोई एक चीज उछली। वह चौराहे के केंद्र में पहुंचा और दहाड़ मारी। कुत्ते की दहाड़ नहीं, कुछ प्राचीन और आज्ञाकारी। चौराहे पर मौजूद हर कोई देख रहा था कि उसका शरीर चमकने और फैलने लगा। कुछ ही पलों में वह एक सुनहरा जानवर बन गया, 3 मंजिला ऊंचा, सिर पर 2 सींग, शरीर पर कवच जैसे तराजू, चारों खुर जलती हुई लपटों से घिरे थे। यह हेवन स्कोर्चिंग किलिन का असली रूप है। उसने मुझे देखा और इंसानी आवाज में बोला, बच्चे, कवच मुझे सौंप दो, तुम उस मस्खरे को संभालो। मैंने पलकें झपकाई, फिर सिर हिलाया। मंजूर है। किलिन ने सिर उठाया और कवच में सुनहरी रोशनी का एक खंभा छोड़ा, उसे जेन की क्षमता से परे मजबूत कर दिया। उसी पल यारा आगे बढ़ी। उसकी तलवार म्यान से निकली। तलवार का इरादा आसमान छूने लगा। वह नीली रोशनी की एक लकीर बन बागी सेना को काटती हुई निकल गई। दुश्मन कटे हुए गेहूं की तरह गिर रहे थे। चांसलर जेंग कहीं से प्रकट हुए, हाथ में बही खाता लिए चिल्लाए, जेन, तुम्हारा पूरा अनाज का भंडार अब सरकारी कब्जे में है। तुम्हारे जनरलों के परिवार हमारी हिरासत में हैं। आत्मसमर्पण कर दो। यह तलवार से भी ज्यादा जोर से लगा। बागियों की सफ में भ्रम फैल गया। सैनिक हिचकिचाने लगे, कुछ पीछे हटने लगे। जेन ने यह देखा और पूरी तरह अपना आपा खो बैठा। वह चिल्लाया और प्राचीर से छलांग लगा दी, सीधे महारानी की तरफ। मैंने एक लंबी सांस ली। मेरी बारी। मैंने आंखें बंद की और ब्लाइंड मोड एक्टिव किया। जेन की हर चाल रियल टाइम में मैप हो गई। उसके शरीर में तदरीन आध्यात्मिक संचार बिंदु हैं। बस 3 बिंदुओं को बिगाड़ दो और उसकी पूरी साधना ढह जाएगी। मैं अपनी छड़ी लेकर ऐसे बढ़ा जैसे मुझे कहीं नहीं जाना और सीधे जेन के रास्ते में आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार का भयंकर वार किया। मैं एक तरफ हो गया। मेरी छड़ी पंख जैसी हल्की पड़ी। पहला वार उसकी कलाई के आध्यात्मिक बिंदु पर। तलवार उसके हाथ से उड़ गई। दूसरा वार उसके मर्म स्थान पर। उसके शरीर की हर ऊर्जा का बहाव रुक गया। तीसरा वार उसकी भौं के बीच वाले बिंदु पर। जिन पूरी तरह लॉक हो गया। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। कैसे? मैंने छड़ी पीछे खींची। तुम शतरंज नहीं खेल सकते, तुम लड़ नहीं सकते, और एक इंसान के तौर पर तुम पूरी तरह विफल हो। उसने मुंह खोला और फिर गिर गया। अपने कमांडर के गिरते ही बागी सेना ढह गई। इंपीरियल गार्ड्स ने स्थिति का फायदा उठाया और जल्द ही नियंत्रण पा लिया। पूरी लड़ाई आधे घंटे से भी कम चली। मैंने ब्लाइंड मोड छोड़ा और आंखें खोली। अंधेरा ही है जाहिर है, पर मेरे आसपास की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। जनरल शू आगे आए और मेरे कंधे पर जोर से थपक पाया। ये हुए न मेरे शेर। मैं डगमगा गया। आराम से, इन पुरानी हड्डियों की एक हद है। सम्राट मेरी तरफ आई। शुक्रिया, वह धीरे से बोली। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ और अपने सिर खुजलाने लगा। शुक्रिया मत कहिए, यह कुछ भी नहीं था। सिस्टम की आवाज ठीक समय पर आई। महारानी का संकट हल हुआ। क्वेस्ट 8% पूरी हुई। खिलाड़ी को जल्द से जल्द सार्वजनिक घोषणा पूरी करने का आग्रह किया जाता है। मेरी आंखें फड़फड़ाने लगी। सिस्टम कभी पीछा नहीं छोड़ता, पर वह गलत नहीं है। चौराहे पर मौजूद हर कोई हमारी तरफ ही देख रहा था। मैंने लंबी सांस ली और उस तरफ मुड़ा जहां मुझे पता था कि सम्राट खड़ी हैं। मैं उन्हें देख नहीं सकता, पर मैं महसूस कर सकता हूं कि वे कहां हैं। महामहिम, इस अधिकारी को कुछ कहना है। मैंने गला साफ किया। सचमुच घबराया हुआ था। चौराहा पूरी तरह शांत हो गया। भीड़ में मौजूद हर इंसान देखने के लिए मुड़ गया। महारानी मेडवा धीरे से बोली, कहिए मेरे प्रिय मंत्री। सिस्टम मेरे दिमाग में चिल्ला रहा है, कह दो कह दो। मैंने एक और गहरी सांस ली। मेरी आवाज शांत थी, तेज नहीं पर साफ। हुजूर, क्या यह मुमकिन है कि मैं आधिकारिक तौर पर आपका जीवन साथी बन सकूं? वहां मौजूद हर किसी ने एक साथ सांस रोक ली। मैंने जल्दी से जोड़ दिया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता हूं, ताउम्र कानूनी तौर पर। यह कहते हुए ही मुझे एहसास हुआ कि यह कितना बेतुका लग रहा है, पर मेरा मतलब यही था। साम्राज्ञी चुप थी इतनी देर कि मुझे लगा मैंने उन्हें नाराज कर दिया है। फिर मैंने उनकी आवाज सुनी, जो एक मुस्कान के साथ गर्मजोशी से भरी थी और आंखों में आंसू थे।
उन्होंने कहा मंजूर है, 2 शब्द पर पहाड़ के बराबर वजन। पूरे दरबार ने सांस ली और फिर खुशी से झूम उठा। जनरल शू सबसे पहले थे। आपको बहुत बहुत बधाई हुजूर। साम्राज्ञी का जीवन साथी चांसलर झांग संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। एक ही रात में 2 बड़ी खुशियां, यारा ने मेरे पास धीमे से कहा। बधाई हो मेरे मालिक। वे खुशी से तालियां बजाने लगी। वांकाई फिर से अपने छोटे रूप में आ गया। वह मेरे पास बुदबुदाया, बस इतनी आवाज में कि मैं सुन सकूं। आखिरकार आपके मालिक के तौर पर मैं भी आपके लिए परेशान हो रहा था। सिस्टम की घंटी बिल्कुल सही समय पर बजी। बधाई हो खिलाड़ी, सार्वजनिक घोषणा पूरी करने के लिए। सभी अंतिम मिशन पूरे हुए। इनाम दिए जा रहे हैं। उपलब्धि हासिल हुई, शांत आरोहण, स्थायी कौशल। आंखें खोलो, ब्लाइंड मोड। आंखें खोलें और बंद करें। जब आंखें खुली होंगी तो असली दुनिया पूरी तरह दिखेगी और आध्यात्मिक दृष्टि भी बरकरार रहेगी। जब आंखें बंद होंगी तो ब्लाइंड मोड के सभी मूल काम फिर से सक्रिय हो जाएंगे। मैं एक पल के लिए रुका। यह तो काफी अच्छा लग रहा है, मैंने चुपके से कहा। खोलो। वो अंधेरा जो 18 सालों से छाया था पल भर में चकनाचूर हो गया, रोशनी भर गई। मैंने आकाश महल देखा, विशाल और भव्य। मैंने अपने चारों ओर चेहरे देखे, हर कोई मुस्कुरा रहा था। मैंने साम्राज्ञी को देखा। उनकी फीनिक्स जैसी आंखें हल्की सी लाल थीं। सुनहरी शाही पोशाक में वो कमाल की दिख रही थी। उनकी आंख के कोने में एक आंसू अभी भी अटका था। मैंने यारा को भी देखा, हमेशा की तरह शांत और गंभीर, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वी जोश में आकर अपने पास खड़े किसी व्यक्ति से बातें कर रही थी। चांसलर झांग और जनरल शू एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। वांकाई जमीन पर बैठा था, उसकी दुम पंखे की तरह हिल रही थी। हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चमक के साथ दिख रहा था। असली दुनिया और मेरी आध्यात्मिक दृष्टि एक दूसरे पर परत दर परत हावी हो रही थी, जिससे मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था। साम्राज्ञी ने मेरी आंखें खुलते देखी और अपना मुंह ढंक लिया। आपकी आंखें। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं देख सकता हूं, पर मैं शायद इन्हें फिर भी बंद रखूं। वो समझ गई और उनके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। खैर जो भी हो, यह बहुत अच्छी बात है। मैंने धीरे धीरे चारों ओर देखा, हर चेहरा याद रखने की कोशिश की। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। दुनिया फिर से अंधेरे में डूब गई, जानी पहचानी साफ। अंधा होना ज्यादा सुकून भरा है। एक साथ इतनी रोशनी से मुझे चक्कर आ रहा था। मैं धीरे से बुदबुदाया। साम्राज्ञी धीरे से हंस पड़ी। जैसी आपकी मर्जी। जनरल शू अपनी पुरानी आवाज में आगे झुके। आज रात हम तब तक पिएंगे जब तक खड़े न रह सके। जीत का जश्न और सगाई की दावत एक साथ। चांसलर झांग ने पहली बार सहमति जताई। आज की रात तो जाम बनता है। और इस तरह एक जल्दबाजी में पर शानदार जश्न शुरू हुआ। कर्मचारी वेन्यू को फिर से सेट करने में जुट गए। शहीद सैनिकों को सम्मानित किया गया और उनका ख्याल रखा गया। विद्रोही कैदियों को जेलों में डाल दिया गया। जेन की शक्तियां छीन ली गईं और उसे मुकदमे के इंतजार में अलग रखा गया। दावत में मैं साम्राज्ञी के पास बैठा था, आंखें बंद हमेशा की तरह, पर मैं सब महसूस कर रहा था। अधिकारी एक एक करके बधाई देने के लिए आगे आ रहे थे। मैंने चाय से सबका अभिवादन किया। वे दबे पांव मेरे पास आई और फुसफुसाई, क्या तुम वाकई देख सकते हो? मैंने सिर हिलाया, फिर ना में सिर हिलाया। मैं देख सकता हूं, पर मैं देखना नहीं चाहता। उसने कुछ सोचकर आवाज निकाली और फिर खिल उठी। तो इसका मतलब मुझे अब एक आदर्श महिला जैसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है? मैं हंस पड़ा। तो तुम इतने समय से नाटक कर रही थी। यारा अपने प्याले के साथ आई। मेरे मालिक, एक जाम हो जाए। मैंने जाम लिया और एक घूंट में गटक गया। वो हिचकिचाई। फिर उसने जोड़ा, क्या आप वो जर्नल पढ़ना चाहेंगे? मैंने फौरन हाथ हिलाकर मना किया। उसे अपने पास रखो, वो तुम्हारी है। वो निश्चिंत हो गई। वांकाई टहलते हुए पास आया। उसने अपना सिर मेरे हाथ पर रगड़ा। मैंने उसे सहलाया। वापस अपना रूप क्यों नहीं बदलते? वो बुदबुदाया। रूप बदलना बहुत ध्यान खींचने वाला होगा। कुत्ता बनकर रहना ज्यादा आसान है, और मेरा डॉग फूड वाकई में लाजवाब है। मैं हंस पड़ा और उसे अपने खास मिश्रण की एक मुट्ठी दी। साम्राज्ञी ने अपना सिर मेरी तरफ झुकाया। आज के लिए, हर चीज के लिए शुक्रिया। मैंने सिर हिलाया। शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए कि आप मुझे ताउम्र आपके यहाँ खाने का मौका देंगी। वो हंस दी। अगर ऐसी बात है तो शाही रसोई अब आपकी है। मैंने अपनी छाती थपथ पाई। मुझ पर छोड़ दीजिए। दावत रात देर तक चली और मेहमान धीरे धीरे अपने घर चले गए। साम्राज्ञी को युद्ध के बाद के कामकाज देखने थे। जाते हुए वो धीरे से बोली, हमारे शाही बगीचे वाली मीटिंग, इसे किसी और दिन के लिए रखते हैं। मैंने सहमति जताई। आधी रात गुजर चुकी थी जब मैं आंगन वापस लौटा। यारा मुझे अंदर ले गई और फिर वापस चली गई। मैं पत्थर की बेंच पर अकेले बैठा और आंखें फिर से खोलने की कोशिश की। चांदनी में आंगन शांत और सुंदर था। दिव्य जड़ी बूटियां अंधेरे में हल्की चमक रही थी। मैंने वो दुनिया देखी जिसे मैं पहले सिर्फ महसूस कर सकता था, असली और जीवंत। पर यह सच में बहुत ज्यादा रोशनी है। मैंने आंखें बंद कर ली। जाना पहचाना अंधेरा लौट आया, पहले से भी ज्यादा गहरा और साफ। सिस्टम बोला, क्या खिलाड़ी अंतिम इनाम से संतुष्ट है? मैंने पलटकर पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होगा? एक छोटी सी चुप्पी। यह सिस्टम सिर्फ खिलाड़ी को वह रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए है जो उनके लिए सबसे बेहतर है। रास्ता मिल गया है। सिस्टम अब डॉर्मेंट मोड में जा रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करें। मैंने सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया।
मुझे नहीं पता कि वो समझ पाएगा या नहीं, लेकिन यह आभार असली है। अगले दिन जिंदगी सामान्य होने लगती है, लेकिन पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। हर रोज मैं शाही रसोई में नई रेसिपी पर काम करने जाता हूँ। जब महारानी अपने सरकारी दस्तावेजों की समीक्षा करती हैं, मैं उनके बगल में बैठता हूँ। कभी कभी मैं उनके छोटे आध्यात्मिक खरगोश को देखने के लिए ब्लाइंड मोड में चला जाता हूँ। वह अब स्वस्थ और जीवंत है। वे काले धागे पूरी तरह गायब हो चुके हैं। यारा मेरी अंगरक्षक और निजी सहायक बनी रहती है, लेकिन अब पूरी राजधानी जानती है कि वह किसके साथ खड़ी है। कोई भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। वी का आधिकारिक तौर पर राइट्स मंत्रालय में तबादला कर दिया गया है। हमारी शादी की योजना बनाने के काम में वह पूरी तरह रम गई है और उसे हर पल मजा आ रहा है। चांसलर झांग और जनरल शू अक्सर यहाँ आते रहते हैं, एक शतरंज खेलने दूसरा पीने। मैं हमेशा अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता हूँ, लेकिन किसी को ऐतराज नहीं होता। वानकाई वही वानकाई है, खाओ सो जाओ और दोहराओ। जनरल शू कभी कभी उसे चिढ़ाते हैं तो वह गुस्से में दांत दिखाता है, लेकिन वह कभी अपने असली रूप में वापस नहीं आता। कहता है कि कुत्ता बने रहने में काम जल्दी हो जाता है। 1 महीने बाद महारानी एक औपचारिक फरमान जारी करती हैं। मुझे उनके साथ शासन करने के लिए हेवन लेवलिंग एम्परर कंसोर्ट सम्राट का शाही जीवन साथी नियुक्त किया जाता है। जब फरमान जोर जोर से पढ़ा जा रहा होता है, मैं शोरबा पका रहा होता हूँ। फरमान सुनाने आया नपुंसक मुझे नमक चखते हुए देखता है। मैं फरमान ले लेता हूँ और वापस खाना चलाने लगता हूँ। वह नपुंसक अविश्वास में फटी आंखों से देखता रह जाता है। शादी 3 महीने बाद तय होती है। विकी तो जमीन पर पैर नहीं टिक रहे। यारा को भी मदद के लिए खींच लिया जाता है। किसी तरह मैं इस पूरे मामले में सबसे कम व्यस्त इंसान बन जाता हूँ। मेरे दिन खाना पकाने और वानकाई को टहलाने में गुजरते हैं। कभी कभी मैं दरबार में प्रकट होता हूँ, यह पढ़ने के लिए कि कौन से अधिकारी क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ब्लाइंड मोड चालू करता हूँ और फिर उन्हें बेनकाब कर देता हूँ। दोषी अधिकारियों को पसीना छूट जाता है। वक्त ऐसे ही शांति से गुजरता है, जब तक एक दिन शाही अध्ययन कक्ष में महारानी मुझसे पूछ नहीं लेती, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि उस रात मेरा मतलब क्या था? मैं उनके लिए संतरा छील रहा हूँ। तुम खुद कहोगी जब तैयार होगी। वह पल भर के लिए चुप हो जाती हैं, फिर धीरे से बोलना शुरू करती हैं। मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुम वास्तव में अंधे नहीं हो। मुझे बस यह नहीं पता था कि तुम क्या देख सकते हो। और मैं सिस्टम के बारे में भी जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक है। मेरे सिस्टम का नाम एम्प्रेस कल्टीवेशन सिस्टम है। इसका काम एक अच्छा शासक कैसे बने। मेरे हाथ रुक जाते हैं तो हम एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। वह सिर हिलाती हैं, फिर नमे सिर हिलाती हैं। तुम्हारा सिस्टम मेरे वाले से ज्यादा संवेदनशील है। मेरा वाला सिर्फ शासन से जुड़े काम देता है और विफल होने पर सजा देता है। मैं मुस्कुराता हूं और उन्हें संतरा थमा देता हूं। तो अब से मैं उन्हें पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। वह उसे लेती हैं और मुस्कुराती हैं। डील। कुछ दिन और बीतते हैं। यारा मुझे ढूंढते हुए आती है और एक बंदी हुई पुस्तिका थमाती है। मेरे मालिक, यह जर्नल अब सही तरीके से तैयार हो गया है। मुझे लगा शायद आप इसे पढ़ना चाहेंगे। मैं इसे लेता हूँ। पहला पन्ना उस समय की उनकी टिप्पणियों को कवर करता है, जब उन्होंने मुझे पहली बार तलवार का अभ्यास करते देखा था। पन्ने पलटते हुए मुझे एक के बाद एक प्रविष्टि मिलती है। मैं कैसे खाना बनाता हूँ, कैसे चलता हूँ, कैसे बातें करता हूँ। उनकी नजर में मैं वो इंसान हूँ जो सब कुछ जानता है और एक ही समय में कुछ भी नहीं। हमेशा आंखें बंद करके बैठा रहता है, फिर भी किसी से ज्यादा स्पष्ट देख सकता है। मैं पुस्तिका बंद करता हूं और वापस लौटा देता हूं। खूब लिखा है, लेकिन अब और प्रविष्टियां नहीं। वह सिर हिलाती है, चेहरा लाल है। आखिरकार वी के भाई के बारे में खबर मिल ही गई। हमें वह मिल गया, वही बच्चा। वह जिंदा है। एक किसान परिवार ने उसे पाल लिया था और अब वह एक हट्टा कट्टा नौजवान है। वी उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ती है। लड़का उसे नहीं पहचानता, लेकिन वह उसे अपनी बहन कहने को तैयार है। मैं उन्हें राजधानी में बसने में मदद करता हूँ। उस दिन से वी दोगुने उत्साह से अपने काम में जुट जाती है। एक दोपहर शतरंज खेलते हुए चांसलर झांग अचानक कहते हैं, सीमा पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। इसका काफी श्रेय आपकी शुरुआती चेतावनी को जाता है मेरे दोस्त। इससे मुझे उस दिन सड़क पर मिले खून के दाग वाले नोट की याद आ गई। वे पहले से ही तैयारी कर रहे थे। उसी ने बाजी पलट दी। जनरल शू मुझे अलग से बताते हैं कि झांग जेल में पागल हो गया है। वह अंतहीन बड़बड़ाता है, नामुमकिन नामुमकिन। मैं बस अपना सिर हिला देता हूँ। यह बात पहले सोचनी चाहिए थी। शादी के दिन पूरा शहर जश्न मनाता है। मैंने सम्राट के जीवन साथी का औपचारिक लिबास पहना है। महारानी ने अपना फीनिक्स ताज और शादी का जोड़ा पहना है। हम साथ खड़े होकर लोगों की बधाई स्वीकार करते हैं। वह फुसफुसाती हैं, नर्वस हो थोड़ा, असल में तुमसे ज्यादा। समारोह के बाद हम अपने कक्ष में लौट आते हैं। वह अपना ताज उतारती हैं और धीरे से कहती हैं, यह पूरा सफर एक सपने जैसा लगता है। मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मैं उनके हाव भाव जानता हूँ। मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ, सपना नहीं, यह असली है और यह ऐसे ही चलता रहेगा। वह अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती हैं और हामी भरने की एक हल्की सी आवाज निकालती हैं। बाहर पूरा चांद चमक रहा है, सितारे जगमगा रहे हैं। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। हर सुबह मैं जल्दी उठता हूँ और नाश्ता बनाता हूँ। जब महारानी दरबार जाती हैं, मैं वोंग काई को शाही बगीचे में टहलाने ले जाता हूँ।
कभी कभी मैं यारा को तलवार का अभ्यास करते देखता हूँ और एक दो सुझाव देता हूँ। मैं खुद तलवार का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसकी कमियों को पढ़ सकता हूँ। वी शादी के बाद के मामलों की रिपोर्ट देने आती रहती है। शादी बेशक खत्म हो चुकी है, वह तो बस मिलने का बहाना ढूंढती है। चांसलर झांग और जनरल शू भी नियमित रूप से आते रहे। एक शतरंज में हमेशा हारता है, दूसरा हमेशा जरूरत से ज्यादा पी लेता है। वे हर बार एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए जाते हैं। वोंग काई को हाल ही में तितलियों का पीछा करने का शौक चढ़ गया है। अपनी शक्ति के स्तर के साथ वह एक ही झपट्टे में उन्हें पकड़ सकता है, लेकिन वह किसी साधारण कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ने पर अड़ा है। कहता है कि वह जिंदगी का अनुभव ले रहा है। मैं कभी कभी दुनिया को देखने के लिए आंखें खोलता हूँ, फिर जल्दी ही बंद कर लेता हूँ। रोशनी अच्छी है, लेकिन अंधेरा अपनापन महसूस कराता है। और ब्लाइंड मोड में मैं कुछ ज्यादा सच देख पाता हूँ। आध्यात्मिक ऊर्जा का बहाव, लोगों के बीच की गर्मी और ठंडक, ऐसी चीजें जो केवल आंखें कभी पूरी तरह नहीं दिखा सकती। महारानी पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। उनकी ठंड वाली बीमारी एक बार भी वापस नहीं आई। जब वह राजकाज निपटाती हैं, मैं पास बैठकर चाय बनाता हूँ। मैं कभी कभार सुझाव देता हूँ, ज्यादातर तो काम के नहीं होते, पर वह हमेशा उन पर गंभीरता से विचार करती हैं। हम एक दूसरे का साथ देते हुए एक के बाद एक साधारण दिन बिताते हैं, जब तक एक दिन मैं आंखें बंद करके वोंग काई को खाना खिला रहा हूँ। महारानी अपने दस्तावेजों पर काम करते हुए मेरे सहारे बैठी हैं। यारा दूर अपनी तलवार का अभ्यास कर रही है। चांसलर झांग और जनरल शू फिर से बहस कर रहे हैं, इस बार इस बात पर कि पहले जलमार्ग की मरम्मत की जाए या शहर की दीवारें मजबूत की जाएं। मैं ये सब सुनता हूँ और खुद को पूरी तरह संतुष्ट महसूस करता हूँ। यह जिंदगी चाहे मेरी आंखें खुली हो या बंद, हमेशा रोशनी से भरी रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।